सिटी हॉस्पिटल शाम का वक्त। अस्पताल के कॉरिडोर में एक बूढ़ा आदमी आंखें नम लिए बैठा हुआ था। उस बूढ़े की आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। करीब 2 घंटे से वह अस्पताल के कॉरिडोर में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का गेट खुला। उसमें से एक 6 फुट का हटा-कट्ठा लड़का बाहर आया। उसके चेहरे पर मास्क था। वह लड़का उस बूढ़े आदमी के पास आकर खड़ा हो गया। फिर वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, चिंता मत कीजिए बाबा, आपके पोते का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। उस बूढ़े आदमी की आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वह बह गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं जानता था अगर मेरे पोते का ऑपरेशन आप करेंगे तो वह जरूर बच जाएगा। फिर भी इस दिल को घबराहट तो हो ही रही थी। सम्राट ने एक मीठी सी मुस्कान पास करके कहा, हाथ मत जोड़िए बाबा, आप मेरे दादाजी की उम्र के हैं। उस बूढ़े आदमी ने सम्राट के सिर पर हाथ रखकर कहा, जीते रहो बेटा, तुम्हें वह सब कुछ मिले जो तुम चाहते हो। ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। सम्राट ने एक मुस्कान उस बूढ़े आदमी को पास की और फिर सम्राट अपने केबिन में आ गया। सम्राट ने केबिन में आकर सबसे पहले वॉशरूम गया। सम्राट वॉशरूम में नहा रहा था और बाहर उसका इकलौता दोस्त युवराज वॉशरूम का गेट बजा रहा था। करीब 5 फुट 11 इंच की हाइट, देखने में हैंडसम, सम्राट का बचपन का दोस्त, हमेशा ही सम्राट के साथ रहता है, एक सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट है। सिर्फ 25 साल की उम्र में युवराज ने खुद को मेडिकल वर्ल्ड में साबित कर दिया था। सम्राट ने इरिटेट होकर कहा, अबे युवराज 2 घड़ी तो रुक जा, अभी अभी सर्जरी करके आया हूँ, कम से कम फ्रेश तो होने दे। युवराज वॉशरूम के गेट के बाहर खड़ा होकर बोला, भाई शायद तू भूल गया, कल अमावस है और तुझे आज अपनी पुश्तैनी हवेली जाना है। मैं तो बस तुझे याद दिलाने आया था। तू 25 साल का हो गया है ना, इसलिए दादू ने आज 25 बार कॉल किया है। युवराज की बात सुनकर सम्राट ने अपने बदन पर टॉवल लपेटा और वॉशरूम का गेट खोला। सम्राट इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। 6 फुट की हाइट, जिम में बनाई हुई बॉडी, हल्का सांवला रंग, छोटी छोटी आंखें, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी, होठों पर एक शरारती मुस्कान जो किसी को भी घायल करने के लिए काफी है। युवराज ने एक नज़र सम्राट को देखकर कहा, यार साले तू क्या खाता है? तुझे देखकर तो लड़कों की भी नीयत खराब हो जाए। सम्राट ने अपनी छोटी आंखों को और छोटी करके कहा, तेरी नीयत तो खराब नहीं हो रही। इस पर युवराज ने हंसते हुए कहा, अरे मैं अपनी नीयत की बात नहीं कर रहा। हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, इंटर्न्स जो भी है, हर कोई सिर्फ सम्राट सम्राट ही करता रहता है। ऐसा क्या है तुझमें जो हॉस्पिटल की सारी लड़कियां तेरे पीछे पागल है? सम्राट ने हंसते हुए कहा, अबे भूल गया, हॉस्पिटल का रणबीर कपूर हूं मैं। इस पर युवराज ने हंसते हुए कहा, अरे तेरे सामने तो रणबीर कपूर भी फेल है, देख जरा खुद को कितना हैंडसम है तू। सम्राट ने युवराज को देखकर कहा, हैंडसम तो तू भी बहुत है, पता नहीं तुझसे कोई लड़की पटती क्यों नहीं। इस पर युवराज ने कहा, लगता है मुझे तो किसी आत्मा को ही पटाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा लड़की तो मुझसे पटेगी नहीं। सम्राट ने टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए कहा, भाई तुझसे आत्मा भी नहीं पटेगी, क्योंकि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। इस पर युवराज हंसते हुए बोला, देख मैं जानता हूँ तू भूत प्रेत आत्मा पर विश्वास नहीं करता, लेकिन कुछ चीज तो होती है जिसे मेडिकल साइंस भी मानती है। युवराज फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं और तुम इस बात पर कभी अग्री नहीं होते, एक यही टॉपिक है जिसमें हम दोनों की राय अलग अलग है। सम्राट ने कबर्ड में से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ जाते हुए कहा, मैं रेडी होकर आता हूँ, फिर चलते हैं, इस टॉपिक पर बाकी बातें बाद में कर लेंगे। अगले ही पल सम्राट ड्राइव कर रहा था और युवराज उसकी बराबर में बैठा था। दोनों के बीच खामोशी थी। 4 घंटे बाद, 4 घंटा ड्राइव करने के बाद सम्राट ने गाड़ी एक हाईवे के ढाबे पर रोकी। दोनों ढाबे के अंदर गए। दोनों ने खाना ऑर्डर किया और खाना खाते हुए बात करने लगे। युवराज ने कहा, यार सम्राट समझ नहीं आता, दादू तुझे हर अमावस को हवेली क्यों बुलाते हैं? मैंने दादू से, दादी से, दोनों से पूछने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे सही सही जवाब देते ही नहीं, पता नहीं क्यों। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। इस पर सम्राट ने कहा, पता तो मुझे भी नहीं है, पहले मुझे हवेली बुलाएंगे, फिर मेरे सामने नम आंखों से बैठ जाएंगे, फिर मेरे साथ इमोशनल अत्याचार करेंगे, फिर सुबह सुबह मेरे साथ पूजा करेंगे, पूजा भी इतनी लंबी जो 4-6 घंटे तक चलती है। यार युवराज सच बताऊं, मेरा मन नहीं करता हवेली जाने का। इस पर युवराज ने हंसते हुए कहा, हाँ यार तेरी हवेली है भी तो जंगलों में, आसपास 2-4 छोटे छोटे गांव हैं, बाकी तो जंगल ही है। वही तो मुझे समझ नहीं आता, दादू दादी उस हवेली में रहते ही क्यों हैं? कितनी बार कहा है उन्हें कि मेरे साथ दिल्ली आ जाए, हम यहाँ अपने विला में रहते हैं, पूजा तो यहाँ भी हो जाएगी, लेकिन दादू मानते ही नहीं,
इमोशनल ब्लैकमेल करके पिछले 10 साल से मुझे वही बुला रहे हैं। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बात हुई और फिर वह ढाबे से निकल गए। सम्राट ड्राइव कर रहा था और युवराज की आंख लग गई। रात हो गई थी। सम्राट को अभी 3 घंटे और ड्राइव करना था। जंगल का रास्ता शुरू हो गया था। युवराज को तो थोड़ा बहुत डर लगता भी था, लेकिन सम्राट बहुत निडर था। सम्राट ड्राइव करते करते थकने लगा था। वो पिछले 6 घंटे से ड्राइव कर रहा था। 1 घंटा और ड्राइव करने के बाद पुश्तैनी हवेली पहुंच जाते। जंगल का रास्ता, हवाएं चल रही थी, सड़क पर कोई नहीं था। अगर इस वक्त युवराज ड्राइव करता हो तो डेफिनेटली वह थोड़ा सा डर जाता, लेकिन सम्राट, उसे तो जैसे निडरता का वरदान प्राप्त था। ना तो वह किसी भूत प्रेत से डरता था और ना ही इन चीजों को मानता था। उसे लगता था आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती। सम्राट को नींद भी आ रही थी। वह जैसे तैसे खुद को जगाए रखने की कोशिश कर रहा था। सम्राट ने टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद वह पुश्तैनी हवेली पहुंच जाता। सम्राट ने थकावट की वजह से गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सम्राट ने करीब 10 मिनट तक स्पीड से गाड़ी चलाई। तभी उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी, गाड़ी रोको सम्राट। सम्राट ने आवाज को इग्नोर किया। सम्राट का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर ही था। उसे नींद भी आ रही थी। तभी उसके कानों में फिर से एक ठंडी आवाज आई, गाड़ी रोको सम्राट। इस बार सम्राट ने इरिटेट होकर कहा, युवराज चुपचाप बैठ जा, मुझे भी नींद आ रही है। खुद तो तू सो गया, जैसी चल रही है चलने दे, 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। सम्राट ने फिर से वह आवाज इग्नोर कर दी। अगले ही पल सम्राट के कानों में वह आवाज फिर आई, गाड़ी रोको सम्राट, उसे तुम्हारी जरूरत है। सम्राट को गुस्सा आ गया और उसने झटके से अपना पांव ब्रेक पर रखा। कुछ ही सेकंड में गाड़ी झटके से रुक गई। सम्राट ने सीट बेल्ट खोलकर युवराज की तरफ देखकर उसे एक पंच मारते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है तेरी? क्यों रुकवाए गाड़ी? युवराज जो कि नींद में था, उसने अपनी आंखों को मलते हुए हैरानी से सम्राट को देखकर कहा, भाई तू अंधा बहरा दोनों है क्या? तुझे दिखता नहीं मैं सो रहा था। और मारा क्यों? आराम से भी उठा सकता था। सम्राट ने गुस्से में कहा, युवराज मेरा दिमाग मत खराब कर, मुझे भी नींद आ रही है। खुद तो 3 घंटे से सो रहा है और अब मैं जल्द से जल्द हवेली पहुंचाना चाहता हूं, तो तूने गाड़ी रुकवा दी। इस पर युवराज को भी गुस्सा आ गया। युवराज भी चिल्लाते हुए बोला, अबे मैं क्यों गाड़ी रुकवाऊंगा, मैं तो आराम से सो रहा था। सम्राट ने दांत पीसते हुए कहा, तो तुझे क्या लगता है कोई भूत प्रेत मेरे कानों में आकर गाड़ी रोकने के लिए बोल रहा था? युवराज का ध्यान अब गाड़ी के बाहर गया। वह दोनों एक सुनसान रास्ते पर जंगल के बीचों बीच थे। युवराज ने आसपास नजर घुमाकर डरते हुए कहा, जहां तूने गाड़ी रोकी है ना भाई, वहां से तो यही लगता है कि किसी भूत प्रेत ने ही गाड़ी रुकवाई है। सम्राट ने अपने माथे पर हाथ मार कर कहा, मैं थक गया, 10 मिनट का रास्ता है, तू ड्राइव कर। इस पर युवराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज भाई माफ कर दे, 10 मिनट की तो बात है, तू कर लेना ड्राइव। देख तू मेरा अच्छा वाला दोस्त है ना, प्लीज, तू तो जानता ही है ऐसे रास्ते पर मुझे ड्राइव करते हुए थोड़ा सा डर लगता है। अबे तू सच में साइकियाट्रिस्ट है? सम्राट ने हैरानी से पूछा। इस पर युवराज ने बड़ी मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला दी। दोनों के बीच जमकर बहस हो रही थी और तभी उनकी गाड़ी के सामने से एक लड़की गुजरी। उस लड़की ने लाइट पिंक कलर का चूड़ीदार सूट पहना हुआ था। उसका दुपट्टा जमीन से रगड़ता हुआ जा रहा था। वह लड़की ऐसे गुजर रही थी जैसे उसे किसी चीज का होश नहीं। वह अपनी आंखें सामने किए हुए चलती जा रही थी। युवराज और सम्राट की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो युवराज के मुंह से निकला, अबे यहाँ तो आत्मा है, गाड़ी स्टार्ट कर निकलते हैं यहाँ से। सम्राट ने युवराज की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहा, तू पागल है, आत्मा इतनी सुंदर होती है? मैं देख कर आता हूँ कौन है ये लड़की। हो सकता है रास्ता भटक गई हो, इस जंगल में इस लड़की को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। सम्राट बाहर उतरने लगा तो युवराज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, समझने की कोशिश कर, इस लड़की से हमें क्या मतलब, तू चल यहाँ से। वैसे भी मुझे यहाँ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, भाई प्लीज चल यहाँ से। सम्राट ने युवराज का हाथ झटकते हुए कहा, एक डॉक्टर होने के नाते लोगों को बचाना मेरा कर्म है, सिचुएशन जो भी हो मैं अपने कर्म से नहीं पलटूंगा। युवराज बोला, अबे जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कर्म का क्या घंटा बजाएगा। सम्राट गाड़ी में से उतरता हुआ बोला, तुझसे तो बात करना ही बेकार है। सम्राट गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पीछे चला गया। युवराज ने आसपास नजर घुमाई तो उसे थोड़ी घबराहट हुई। वह भी जल्दी से गाड़ी से उतरा और डरता हुआ सम्राट के पीछे पीछे चल दिया। वह लड़की बेसुध सी होकर चले जा रही थी, उसे होश नहीं था कि वह कहाँ जा रही है। सम्राट ने उस लड़की को आवाज देते हुए कहा, ए लड़की सुनो, कौन हो तुम?
यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? चलो मुझे बताओ कहाँ जाना है। मैं छोड़ देता हूँ। लड़की तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? देखो यहाँ से गांव कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उस लड़की ने सम्राट की बात सुनी ही नहीं, वो तो बेसुध सी चलती जा रही थी। सम्राट ने नोटिस किया कि वह लड़की एक कुएं की तरफ बढ़ रही है। वह कुआं जंगल के बीचों बीच था, आसपास खाली जगह थी। सम्राट को समझते देर नहीं लगी कि यह लड़की सुसाइड करने जा रही है। सम्राट तेज तेज कदमों से उस लड़की की तरफ जाने लगा, लेकिन वह लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और न ही वह पलटकर सम्राट की बातों का जवाब दे रही थी। सम्राट तेज तेज चल रहा था और तभी सम्राट के कानों में एक और आवाज सुनाई दी, जल्दी करो वरना वो भी कुएं में कूद जाएगी। आखिर कौन थी वो लड़की और क्यों जा रही थी वो आत्महत्या करने? सम्राट ने इस बार भी आवाज की और ध्यान नहीं दिया बल्कि इरिटेट होकर बोला, अंडस्को युवराज मैं जा तो रहा हूँ, वो मेरी बात नहीं सुन रही तो क्या करूँ, इसे तो मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। सम्राट ने फिर से उस लड़की को कहा, अंडस्को ए लड़की तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? मरने का इरादा है, रुक जाओ मेरी बात सुनो। लेकिन वो लड़की तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस बेसुध सी उस कुएं की तरफ चलती जा रही थी। इस बार सम्राट ने अपने कदमों की स्पीड तेज की, क्योंकि वो लड़की कुएं से 4 कदम ही दूर थी। वो लड़की कुएं के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। कुएं की हाइट ज्यादा नहीं थी। उस लड़की ने अपना एक पैर उठाया और कुएं की बाउंड्री पर रख दिया। ये देखकर सम्राट की आंखें ऑलमोस्ट बाहर आ गई। सम्राट ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को ए लड़की मैं इतनी देर से तुम्हें बुला रहा हूँ, सुनाई नहीं देत? मरने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उतरो वहां से। लेकिन लड़की ने तो दूसरा पैर भी कुएं की बाउंड्री पर रख दिया। जैसे ही वो कुएं में जंप लगाने के लिए हुई, सम्राट ने उस लड़की की कलाई पकड़ ली और उसे खींच लिया। लड़की अपना बैलेंस नहीं बना पाए और सीधा सम्राट के ऊपर गिर पड़ी। सम्राट इस वक्त नीचे था और लड़की बिल्कुल उसके ऊपर। वह लड़की गिरते ही बेहोश हो गई। सम्राट ने अभी उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। सम्राट ने करवट लेकर उस लड़की को साइड किया और उसके चेहरे से उसके बाल हटाए। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो इस दुनिया की है ही नहीं। सुंदरता में वो उर्वशी, मेनका, रंभा सभी अप्सराओं को मात दे रही थी। 5 फुट 4 इंच हाइट, चेहरे पर मासूमियत, मुश्किल से 17-18 साल की उम्र होगी, बॉडी मॉडल से भी ज्यादा परफेक्ट। सम्राट की नज़र उस लड़की पर ही टिक गई। सम्राट उस लड़की को ही देखता रहा। उसे तो सुध ही नहीं रही कि वो उस लड़की को कैसे निहार रहा है। तभी युवराज उसके पास आकर बोला, अंडस्को अबे कौन है ये लड़की? युवराज की आवाज जब सम्राट के कानों में पड़ी तब वो अपने होश में आया। सम्राट उस लड़की से दूर हुआ और अगले ही पल उसने उसे अपने गोद में उठा लिया। सम्राट ने युवराज को देखकर कहा, अंडस्को अरे मुझे क्या पता कौन है। कुएं में कूदने जा रही थी, मैंने बचा लिया, लेकिन ये बेहोश हो गई है। समझ नहीं आता इतनी रात को जंगल में अकेले क्या कर रही थी, लेकिन लड़की बड़ी डेयरिंग है, डरी भी नहीं। युवराज को आसपास अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। एक तो वो पहले ही उस सुनसान सी जगह को देखकर अंदर ही अंदर डर महसूस कर रहा था, ऊपर से वहां इस तरह किसी लड़की को देखकर उसे और ज्यादा डर लग रहा था। युवराज ने फिर सम्राट को देखकर कहा, अंडस्को सम्राट यहाँ से निकलते हैं। यार यह कोई जगह है, यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से कोई भूत निकल कर आ जाए। तू चल यार जल्दी हवेली चल। सम्राट आगे आगे चल रहा था और युवराज उसके पीछे पीछे। दोनों ही अपनी गाड़ी से काफी दूर निकल आए थे। दोनों को चलते चलते 10 मिनट हो गए थे, लेकिन वो अभी गाड़ी तक नहीं पहुंचे थे। युवराज थकने लगा था और हौंफते हुए बोला, अंडस्को यार जब आए थे तब गाड़ी इतनी दूर तो नहीं थी, अब कहाँ चली गई? मैं तो गाड़ी की हेडलाइट भी जला कर आया था, लेकिन अब तो पता ही नहीं चल रहा गाड़ी है कहाँ। इस पर सम्राट ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को तू थक गया। हद हो गई यार, तू अकेला चल रहा है तब भी थक गया। मुझे देख, मैं इस 45 किलो को गोद में उठाकर चल रहा हूँ, मैं कितना थक गया होगा। दोनों ही पक्के रास्ते पर आ गए थे, लेकिन गाड़ी का नामो निशान भी नहीं था। युवराज ने हैरान होते हुए कहा, अंडस्को यार एक यही रास्ता तो है जहाँ हवेली जाते हैं, इसी रोड पर हमने गाड़ी रोकी थी, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक हमारी गाड़ी का नामो निशान भी नहीं है। ऐसा तो नहीं कि किसी आत्मा ने हमारी गाड़ी गायब कर दी हो। अब सम्राट का दिमाग खराब हो गया। उसने उस लड़की की तरफ देखकर कहा, अंडस्को हो ना हो ये लड़की चोरनी है, इसका पूरा ग्रुप यही काम करता है। ये मुसाफिरों को भटकती है और इसके बाकी के साथी उनका सामान चुरा ले जाते हैं। अब लड़की होश में आएगी तभी बताएगी हमारी गाड़ी कहाँ है। युवराज ने कहा,
अंडरस्को तू पागल है, अगर हम टाइम से नहीं पहुंचते तो ये कुएं में कूद जाती और तू कह रहा है कि यह लड़की चोरनी है। मुझे नहीं लगता कि गाड़ी के गायब होने में इसका कोई हाथ है। मुझे तो वैसे भी ये जगह अच्छी नहीं लग रही, ऊपर से गाड़ी भी नहीं है। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। मैं तो आज के बाद तेरे साथ आऊंगा ही नहीं। तू तो किसी दिन मुझे किसी आत्मा से मरवा देगा। दोनों रोड पर खड़े थे और दोनों को टेंशन हो रही थी। तब से उन्होंने मोबाइल की टॉर्च से ही काम चलाया था, लेकिन अब तो युवराज के मोबाइल की बैटरी भी डाउन होने लगी थी और सम्राट का मोबाइल तो गाड़ी में था। अगर युवराज के मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती तो वहां घनघोर अंधेरा छा जाता। सम्राट ने कुछ सोचकर कहा, अंडरस्को यार गाड़ी गई तो गई, छोड़, सुबह दादा से कहकर धुंधवा लेंगे। यहाँ से हवेली ज्यादा दूर नहीं है, हम पैदल ही चलते हैं। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्को तुझे पता भी है किस साइड हवेली है? अब ये बात तो सम्राट को भी नहीं पता थी। आखिर दोनों रास्ते एक जैसे ही थे। अगर उन्होंने गलत रास्ते को चुन लिया तो पूरी रात वो चलते ही रहते। युवराज और हल्के गुस्से में बोला, तुझे पहले ही कहा था अंडरस्को गाड़ी से बाहर मत निकल, लेकिन तू तो खुद को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है ना। अब गाड़ी भी गई, ऊपर से ये लड़की गले पर गई, वह अलग, क्या पता कौन लड़की है। कोई आत्मा तो नहीं है, ये भी नहीं पता। तुझे पता भी है जंगलों में आत्माएं भटकती हैं, चुड़ैल रात को घूमती है, और तूने बिना सोचे समझे इस लड़की को गोद में उठा लिया। सम्राट ने कहा, अंडरस्को इन बातों का वक्त नहीं है, अब ये सोच किस तरफ चलना है ताकि हम जल्द से जल्द हवेली पहुंच जाएं। यार 45 किलो ही सही, लेकिन इतनी देर तक इसे गोद में लेकर नहीं खड़ा रह सकता। इस पर युवराज ने हल्का सा हंसकर कहा, अंडरस्को 45 किलो तो ऐसे कह रहा है जैसे तू कोई भी सामान उठाकर उसका सही वेट बता देता है। सम्राट ने युवराज की बात इग्नोर की और आसपास नजर घूमने लगा ताकि उसे पता चल जाए कि किस रास्ते जाना है। दोनों को सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील की। युवराज की तो हालत खराब हो गई, जबकि सम्राट को गुस्सा आ गया। सम्राट ने सोचा हो ना हो पीछे इस चोरनी के साथ ही होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आज वह सम्राट से बच नहीं सकते। सम्राट ने ज्यादा महसूस नहीं किया, लेकिन युवराज को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा दानव खड़ा हो या बहुत बड़ा जानवर। युवराज और सम्राट दोनों ने पीछे झटके से पलट कर देखा तो दोनों की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। सम्राट ने गुस्से में कहा, अंडरस्को सक्षम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी इतनी रात को, और तुम हवेली से बाहर आए कैसे? तुमने दादाजी से पूछा? सक्षम को वहां देखकर सम्राट को गुस्सा आ गया, लेकिन युवराज, उसके दिमाग में तो 1000 सवाल आ गए। भला एक 5 साल का बच्चा हवेली से इतनी दूर रात को अकेले कैसे आ सकता है? क्या उसे डर नहीं लगा? सक्षम सम्राट का कजिन ब्रदर था, सम्राट के चाचू का इकलौता बेटा। सम्राट के चाचा और चाची की बहुत पहले डेथ हो चुकी थी। दोनों की मृत्यु एक रात में ही हुई थी, लेकिन कैसे हुई किसी को नहीं पता। ये कह सकते हैं उन दोनों की मौत का एक राज था जो सिर्फ दादाजी जानते थे, और दादाजी ने वो कभी गांव वालों के सामने जाहिर नहीं किया था। सक्षम को दादा दादी ने ही पाला था। सक्षम बिना किसी भाव के युवराज और सम्राट दोनों को देख रहा था, और फिर उसने सम्राट की बातों का जवाब देते हुए कहा, सम्राट मैं सक्षम हूँ, सक्षम हर काम के लिए सक्षम है। सम्राट ने गुस्से में कहा, अंडरस्को सक्षम तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। छोटे हो लेकिन बात ऐसी करते हो जैसे कितने ही बड़े हो। तुम यहाँ कैसे आए? चलो हवेली। युवराज को इस वक्त सक्षम को देखकर डर लग रहा था। युवराज की समझ से परे था कि एक 5 साल का लड़का हवेली से इतनी दूर कैसे आ सकता है। युवराज तो बहुत ज्यादा हैरान था, फिर भी उसने सक्षम की तरफ देखकर एक सवाल किया, सक्षम क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इतनी दूर कैसे आए? सक्षम ने बिना भाव के धीरे से कहा, अंडरस्को सक्षम को किसी से डर नहीं लगता, डर भी सक्षम से डरता है। ये सुनकर युवराज को सर्द रात में पसीना आ गया। सच में युवराज को इस वक्त सक्षम से डर लग रहा था। सक्षम के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सक्षम को किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह अपना गुस्सा दबा रहा था। सक्षम ने फिर उस लड़की को देखकर कहा, अंडरस्को जो सम्राट की गोद में थी, ये लड़की कौन है? सम्राट और तुमने इसे बचाया क्यों? सम्राट कुछ बोलता उससे पहले युवराज ने कहा, अंडरस्को तुम्हें कैसे पता कि हमने इस लड़की को बचाया है? मैं तुम दोनों को दूर से देख रहा था। जब ये लड़की कुएं में कूदने जा रही थी तो सम्राट ने इसका हाथ पकड़कर खींच लिया और इसे बचा लिया। लेकिन कब तक बचाओगे? एक न एक दिन तो ये लड़की अपनी जान दे देगी। इस पर सम्राट ने गुस्से में कहा, अंडरस्को सक्षम तुम अपनी जुबान पर कंट्रोल करना सीखो। 5 साल के हो नहीं और बातें ऐसी करते हो जैसे कितने ही बड़े हो गए हो। किसी की मौत और जिंदगी सिर्फ भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। अगर भगवान चाहेगा तो इस लड़की को कुछ नहीं होगा, समझे तुम?
कुछ लोगों की जिंदगी भगवान के हाथ में भी नहीं होती, कुछ लोगों की जिंदगी तो शैतानों के हाथ में होती है। तुम इस लड़की को ज्यादा दिन तक नहीं बचा पाओगे। इस लड़की के नसीब में मौत लिख दी गई है और बहुत जल्दी ये लड़की मर जाएगी। सम्राट को सक्षम की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। सक्षम हमेशा से ही ऐसी बहकी बहकी बातें करता था। सम्राट ने कई बार दादू से सक्षम को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बात कही थी, लेकिन दादू हर बार टाल जाते थे। सम्राट गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले युवराज ने पूछा, अंडस्को, तुम्हें कैसे पता ये लड़की बहुत जल्दी मर जाएगी? तुम कहीं के ज्योतिषी हो या तुम्हें भविष्य देखना आता है? सक्षम, तुम बहुत छोटे हो और छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। युवराज की बात सुनकर सक्षम को गुस्सा आ गया, उसकी आंखें लाल हो गई। सक्षम को देखकर लग रहा था कि वह इस वक्त अपने गुस्से को दबा रहा है। सक्षम की नज़र युवराज और सम्राट को घूर रही थी और तभी पीछे से उसे एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देखकर सक्षम का गुस्सा दोगुना हो गया। वह परछाई कुछ देर सक्षम के सामने खड़ी रही और फिर एकदम से हवा में खो गई। और तभी युवराज ने कहा, अंडस्को, सक्षम, अब हमें बताओ, इन दोनों रास्तों में से हवेली किस तरफ है? सक्षम ने घूरकर युवराज को देखा और युवराज एक सेकंड के लिए डर गया। पता नहीं क्यों, लेकिन युवराज को सक्षम में कुछ गड़बड़ लग रही थी। युवराज ने मन ही मन ठान लिया था कि वो हवेली जाते ही सबसे पहले सक्षम को हिप्नोटाइज करेगा, ताकि जान सके कि आखिर सक्षम के दिमाग में चल क्या रहा है। सक्षम ने एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, इस तरफ जाना है। सक्षम आगे आगे चल रहा था, युवराज और सम्राट उससे 3 कदम पीछे। युवराज अभी बहुत हैरान था कि सिर्फ 5 साल का बच्चा हवेली से निकलकर इस जंगल में कैसे आ सकता है। उसके सवालों का जवाब तो अब सक्षम को हिप्नोटाइज करके ही मिलता। युवराज ने धीरे से सम्राट के कान में कहा, अंडस्को, अगर तू परमिशन दे तो मैं सक्षम को हिप्नोटाइज करना चाहता हूँ। सम्राट को वह लड़की बहुत भारी लग रही थी, क्योंकि सम्राट बहुत देर से उस लड़की को गोद में लिए घूम रहा था। सम्राट ने इरिटेट होकर कहा, अंडस्को, जो करना है कर ले। अगर तेरे हिप्नोटाइज करने से ये ठीक होता है तो इसे ठीक कर दे। समझ ले, ये तेरा एक पेशेंट है जिसे तुझे ठीक करना है। सक्षम आगे आगे चलता हुआ हल्का सा मुस्कुरा रहा था, जैसे वह युवराज और सम्राट की बात का मजाक उड़ा रहा हो। सम्राट की तो उस लड़की को गोद में लिए कमर टूट चुकी थी, फिर भी उसने एक सेकंड के लिए भी उसे लड़की को युवराज की गोद में नहीं दिया, जबकि युवराज ने कई बार उसे अपने गोद में लेने के लिए कहा। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद हवेली आ गई। हवेली के बड़े से गेट के पास ही दादा दादी खड़े थे। दादाजी ने जब उन चारों को आते हुए देखा तो उनके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। उन भाव को कोई पढ़ नहीं सकता था। जैसे ही वह चारों दादा दादी के पास आए, दादी के मुंह से निकला, सम्राट, ये लड़की कौन है? तेरी कोई दोस्त है? सम्राट ने ना में गर्दन हिलाते हुए प्राउडली कहा, अंडस्को, नहीं दादी, जंगल में सुसाइड करने जा रही थी, हमने बचा लिया। दादी ने उस लड़की की शक्ल देखी, दादी के चेहरे के भाव बदल गए, उनके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। दादी ने फिर दादाजी को देखकर कहा, अंडस्को, सम्राट के दादाजी, ये लड़की तो मुझे गांव में रहने वाले कुम्हार हरिया की बेटी लगती है। दादाजी ने भी जब उसे लड़की की शक्ल को ध्यान से देखा तो उनके चेहरे पर भी हैरानी के भाव आ गए। दादाजी ने सम्राट को देखकर कहा, अंडस्को, ये लड़की इस हवेली में नहीं आएगी, तुम अभी के अभी इसके घर छोड़कर आओ। सम्राट ने हल्के गुस्से में कहा, अंडस्को, दादाजी, मैं इस लड़की को पिछले आधे घंटे से गोद में लिए कर घूम रहा हूँ, अब और 1 सेकंड इस लड़की को लेकर नहीं चल सकता, इसे अभी यहीं रहने देते हैं, सुबह मैं इसके घर छोड़ आऊंगा। सम्राट ने इतना कहकर अपना पहला कदम बढ़ाया तो दादाजी उसके आगे आ गए और बोले, अंडस्को, मैंने कहा ना सम्राट, ये लड़की इस घर में नहीं आएगी, तो मतलब ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। इसे अभी के अभी इसके गांव छोड़कर आओ, गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सम्राट बुरी तरह इरिटेट हो गया। सम्राट ने कहा, पहले आप मुझे रीजन बताइए कि यह लड़की यहाँ क्यों नहीं आएगी। दादी ने फिलहाल सम्राट की बातों का जवाब देते हुए कहा, अंडस्को, तुम नहीं समझोगे, इस लड़की को हम हवेली के अंदर नहीं ला सकते, तुम इसे अभी के अभी गांव छोड़कर आओ। अब सम्राट गुस्से में बोला, अंडस्को, मैं सब समझता हूँ, आपने अभी कहा कि एक कुम्हार की बेटी है और आप ठहरे ऊंची जाति वाले, एक कुम्हार की बेटी आपके घर की दहलीज नहीं चढ़ेगी, इसलिए आप इसे घर में नहीं लाना चाहते। आप आज भी पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं। सक्षम, जो उन सब की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वह मन ही मन किसी जीत का जश्न मना रहा हो। दादाजी ने इस बात का फायदा उठाते हुए कहा, अंडस्को, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं तुम्हारी शादी एक कुम्हार की बेटी से तय कर दी है, तब तुम क्या करोगे? तब भी क्या तुम्हारा यही जवाब होगा? तब भी तुम्हें यही लगेगा कि हम एक पुरानी सोच के साथ जी रहे हैं?
इस पर सम्राट को हल्की सी हंसी आ गई। सम्राट हंसता हुआ बोला, अंडस्को, देखो दादाजी, मैं इस लड़की को आप जहाँ कहेंगे वहाँ छोड़कर आ जाऊंगा, लेकिन प्लीज यह मत कहना कि आपने मेरी कोई शादी वादी फिक्स कर दी है। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला, कम से कम 4 साल तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर उसने युवराज की तरफ देखकर इशारा किया और युवराज हवेली के अंदर जाकर एक गाड़ी निकाल कर ले आया। सम्राट ने लड़की को गाड़ी की बैक सीट पर बैठाया, फिर युवराज को देखकर कहा, अंडस्को, जहां दादाजी कह रहे हैं इस लड़की को छोड़कर आ जाओ। युवराज ने कहा, अंडस्को भाई, इतनी अंधेरी रात में मैं अकेला कहीं नहीं जाने वाला, वैसे भी ये लड़की मुझे भूतनी लग रही है, तू मुझे इस भूतनी के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता, तू भी मेरे साथ चल। क्या मुसीबत है? इतना कहकर सम्राट भी गाड़ी में बैठ गया। युवराज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। न जाने क्यों सम्राट फ्रंट मिरर में पीछे बेहोश पड़ी हुई उस लड़की को देख रहा था, न चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार उसी पर टिक रही थी। युवराज ने नोटिस कर लिया और बोला, अंडस्को, क्या हुआ, इस लड़की से अट्रैक्शन तो नहीं हो गया? युवराज ने बोला तो सच ही था, लेकिन सम्राट ने युवराज की बात को झटकते हुए कहा, अंडस्को, तू पागल है। तुझे क्या लगता है मैं एक गांव की लड़की से प्यार करूंगा? मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ है। वो तो मैं इसे देखकर सोच रहा था कि इतनी रात को अंधेरे जंगल में ये सुसाइड करने क्यों जा रही थी। इस पर युवराज को भी सक्षम की बातें याद आ गई और युवराज ने कहा, अंडस्को, यार ये लड़की तो फिर भी बड़ी है, लेकिन सक्षम, वह तो बस 5 साल का है, वो इतनी रात को वहाँ क्या कर रहा था? मैं इस लड़के को हिप्नोटाइज जरूर करूंगा, ताकि मुझे पता तो चले इस लड़के के दिमाग में चल क्या रहा है। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, हाँ जरूर, मेरे भाई को ठीक कर दे, वैसे भी वह छोटा सा है लेकिन बातें ऐसी करता है जैसे कितना ही बड़ा हो गया हो। कुछ ही देर बाद दोनों ने गाड़ी एक घर के बाहर रोक दी। पूरा गांव इस वक्त सुनसान लग रहा था, सबके घर के दरवाजे बंद थे। युवराज ने सम्राट को देखकर कहा, अंडस्को, तुझे पक्का पता है यही घर है? सम्राट ने कहा, अंडस्को, हाँ पता है, हरिया काका को मैं भी जानता हूँ, लेकिन यह नहीं पता था उनकी इतनी बड़ी बेटी भी है। सम्राट गाड़ी से उतरा और एक बड़े से आंगन से होकर एक लकड़ी के गेट तक पहुंचा। उस आंगन में बहुत सारे मटके रखे हुए थे, जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि हरिया ने ही उन्हें बनाकर रखा है। सम्राट हरिया के घर के गेट के बाहर खड़ा था, उस पर एक लोहे की चैन लटकी हुई थी। सम्राट ने वह चैन बजाकर कहा, अंडस्को, हरिया काका। 2-4 आवाज लगाने के बाद फाइनली एक आदमी ने गेट खोला। उस आदमी की उम्र करीब 50 साल होगी। उसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। हरिया ने जब सम्राट को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने सम्राट को देखकर कहा, अंडस्को, छोटे मालिक, आप यहाँ इस वक्त? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता, मैं हवेली आ जाता। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए। सम्राट ने बहुत इज्जत के साथ कहा, अंडस्को, हरिया काका, मुझे आज दिल्ली से यहाँ आने में लेट हो गया और मुझे रास्ते में आपकी बेटी मिल गई। मैं आपकी बेटी को छोड़ने आया हूँ। सोचा था सुबह छोड़ दूंगा, लेकिन दादाजी ने सख्ती से कहा कि मैं अभी छोड़कर आऊं। आपकी बेटी गाड़ी में बैठी है। सम्राट की बात सुनकर हरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से अपनी पत्नी को आवाज देते हुए कहा, हेमलता। अरे ओ हेमलता। तभी एक 45-46 साल की औरत अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई बाहर की तरफ आई। उसने जब सम्राट को देखा तो उसके चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कान आ गई। वह कुछ बोलती उससे पहले ही हरिया ने कहा, बिटिया कहाँ है हमारी? हेमलता बोली, वो तो अपने कमरे में ही सो रही थी। हेमलता और हरिया दोनों के चेहरे पर टेंशन के भाव आ गए। हेमलता जल्दी से घर में गई और उसने अपनी बेटी के कमरे को देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हेमलता जल्दी से बाहर आकर बोली, वहां तो कोई नहीं है। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को, आपकी बेटी घर के अंदर नहीं, मेरी गाड़ी में बैठी है। मुझे समझ नहीं आता वो इतनी रात को इतनी दूर सुसाइड करने क्यों जा रही थी। आप उससे बात कीजिए, अगर उसके दिल में कोई दुख है तो उसे दूर कीजिए, वरना किसी दिन वो अपनी जान ले लेगी। आप अपनी जवान बेटी को खो देंगे। इस पर हरिया और हेमलता दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, नहीं नहीं छोटे मालिक, ऐसा मत कहिए, हमारी तो इकलौती औलाद है, हम अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते। अगर आप खोना नहीं चाहते तो अपनी बेटी का ध्यान रखिए, सम्राट बोला। हरिया ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, छोटे मालिक, आज के बाद हम अपनी बेटी का पूरा ध्यान रखेंगे। सम्राट आंगन से गुजरता हुआ वापस अपनी गाड़ी के पास आया। उसने अपनी गाड़ी का गेट खोला और उस लड़की को गोद में उठाकर हरिया के पास ले आया। सम्राट ने कहा, अंडस्को, आप मुझे बता दीजिए इस लड़की को कहाँ लेटाना है। मैं लेटा दूंगा, जब इसे होश आएगा तब आप इससे खुलकर बात कीजिएगा, यह अपनी प्रॉब्लम आपको जरूर बताएगी। हेमलता की आंखों में तो अब तक आंसू आ गए थे।
हेमलता बोली, अंडस्को, जी छोटे मालिक, हम अपनी बिटिया से जरूर बात करेंगे। सम्राट ने हेमलता के बताए हुए कमरे में उस लड़की को लेटा दिया। सम्राट जब कमरे से बाहर आने लगा तो उसकी नज़र उस लड़की के कमरे की दीवारों पर गई। सम्राट हैरानी से उस कमरे की दीवार देखने लगा। फिर सम्राट ने हेमलता से पूछा, अंडस्को काकी, यह सारी पेंटिंग्स आपकी बेटी ने बनाई है? हेमलता ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, जी छोटे मालिक, वो बहुत अच्छी तस्वीर बनाती है। छोटे मालिक, मेरी बिटिया कभी भी रंगों का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि वो तो फूलों से रंग चुराती है और उसी से यह सारी तस्वीर बनती है। सम्राट ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे बहुत सुंदर पेंटिंग बनती है आपकी बेटी। हेमलता ने कहा, जी छोटे मालिक। सम्राट कमरे से बाहर आ गया और फिर हरिया की तरफ देखकर बोला, काका चलता हूँ, बहुत थक गया, जाकर हवेली में आराम करूंगा, सुबह फिर दादाजी के साथ पूजा में भी बैठना है। ये सुनकर हरिया के चेहरे के भाव भी हैरानी में बदल गए। फिर भी हरिया ने अपने भावों को छुपाते हुए कहा, अंडस्को, छोटे मालिक थोड़ी देर बैठ जाए, चाय, दूध, लस्सी कुछ पी कर जाए, आप पहली बार हमारे घर आए हैं। इस पर सम्राट ने हंसकर कहा, अंडस्को, पहली बार तो नहीं आया काका, बचपन में कितनी बार आता था, याद नहीं आपको? यही आपके आंगन में बैठकर आपके साथ मिट्टी से खेलता था, आप मुझे छोटे छोटे पॉट बनाना सिखाते थे। ए फ्लैट आगे। हरिया बोला, अंडस्को, छोटे मालिक, वो तो बहुत सालों पहले की बात है। हाँ काका, बहुत साल हो गए, लेकिन मुझे अभी याद है। खैर छोड़िए, अब मैं चलता हूँ, दादा दादी इंतजार कर रहे होंगे। सम्राट ने हरिया से इजाजत ली और वहां से चला गया। हवेली में सक्षम बहुत गुस्से में दादाजी को देख रहा था, जबकि दादाजी बेबस भरी नजरों से सक्षम को देख रहे थे। दादी की आंखों में भी सक्षम को देखकर आंसू थे। दादाजी बोले, अंडस्को, सक्षम, तुम इतनी रात को बाहर क्यों गए? तुम्हें मना किया है ना कि तुम जंगल की तरफ नहीं जाओगे, फिर भी तुम मेरी बातों को नकारते हुए जंगल की तरफ चले गए। सक्षम गुस्से में बोला, अंडस्को, मैं शिकार करने गया था रणधीर सिंह राणा। तुम मुझे शिकार करने से रोक नहीं सकते। मेरा जब मन करेगा मैं जंगल जाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझ पर नहीं बल्कि सम्राट पर ध्यान दो। वैसे भी कल तुम सम्राट को बचाने की एक और कोशिश करोगे। इस पर दादी नम आंखों से बोली, अंडस्को, सक्षम, हम तुम्हें भी बचाना चाहते हैं। हम तुम्हें भी उतना ही प्यार करते हैं जितना सम्राट को करते हैं। आखिर तुम समझते क्यों नहीं? ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? सम्राट तुम्हारे बारे में 10 सवाल करता है, हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को, रत्नावती, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, हम इसे नहीं समझा पाएंगे। आखिर समझाएं भी किसे? अपने पोते सक्षम को या इसके शैतानी दिमाग को? सक्षम ने इस बार हल्का सा हंसकर कहा, अंडस्को, तुम दोनों मुझे समझा नहीं सकते। तुम जितना मेरे बारे में नहीं जानते मैं उससे ज्यादा खतरनाक हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे दूर ही रहो। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। सक्षम के जाते ही रत्नावती सोफे पर बैठकर रोने लगी। दादाजी भी बेबस से होकर सोफे पर बैठ गए। फिर उन्होंने रत्नावती का हाथ पकड़कर कहा, अंडस्को, रत्नावती, रोने से क्या होगा? हमारे नसीब में यही लिखा है, एक पोते को बचाने जाते हैं तो दूसरा पोता मौत की दहलीज पर खड़ा होता है। पता नहीं मैं इन सब से कैसे बाहर आऊंगा, पर जब तक जिंदा हूं अपने दोनों बच्चों को बचाने की कोशिश जरूर करूंगा। दादी की आंखों में जो आंसू थे वह रुक नहीं रहे थे। फिर वह बोली, अंडस्को, सम्राट के दादाजी, जितनी जल्दी हो सके सम्राट की शादी कर दीजिए। यह शादी ही सम्राट को बचा सकती है। इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को, कल पूजा के बाद में सम्राट से उसकी शादी की बात जरूर करूंगा। दादा दादी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी युवराज और सम्राट हवेली में आए। सम्राट दादा दादी के पास बैठकर बोला, अंडस्को, छोड़ आए उस लड़की को हरिया काका के घर, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि हरिया काका की इतनी बड़ी बेटी भी है। दादाजी ने सम्राट को देखकर कहा, अंडस्को, जाओ, जाकर आराम कर लो, सुबह पूजा भी करनी है। पूजा का नाम सुनते ही सम्राट का मुंह बन गया। पूजा कई घंटे की होती थी, जिसमें सम्राट को ना चाहते हुए भी बैठना पड़ता था। सम्राट सोफे से खड़ा हुआ और दादा दादी की तरफ मुंह बनाकर चला गया, जबकि युवराज वहीं बैठा रहा। युवराज ने फिर दादाजी से पूछा, अंडस्को, दादाजी, आप मुझे भी अपना पोता मानते हैं ना? दादाजी बोले, अंडस्को, युवराज, तुम्हारे भरोसे ही मैंने सम्राट को छोड़ रखा है, वरना मैं तो हवेली के बाहर सम्राट को कदम भी ना रखने दूं। इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को, दादाजी, फिर मुझे सक्षम के बारे में सब कुछ बताए। मैं जानता हूँ आप सक्षम को लेकर कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो किसी को नहीं पता। आपने आज तक ये भी नहीं बताया सक्षम के माता पिता की मौत कैसे हुई थी। भला 5 साल का बच्चा इतनी रात को जंगल में कैसे जा सकता है?
इस पर दादाजी ने युवराज के सिर पर हाथ रखा और सोफे से उठकर बोले, अंडस्को युवराज, तुम इन सब से दूर रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं नहीं चाहता मेरी हवेली में जो खतरा मंडरा रहा है वह खतरा तुम्हारे ऊपर भी मंडराने लगे। कैसा खतरा दादाजी? आप मुझसे बात तो कीजिए, मुझे बताइए तो। मैं सम्राट नहीं हूँ जो आत्मा भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ। आए दिन ऐसे ही मरीजों से मिलता हूँ जो अपनी जिंदगी जी तो रहे हैं लेकिन उनकी जिंदगी कंट्रोल कोई और ही कर रहा है। क्या सक्षम के साथ भी ऐसा है? क्या सक्षम की जिंदगी कोई कंट्रोल कर रहा है? मुझसे खुलकर बात कीजिए दादाजी, हो सकता है मैं आपकी मदद ही कर दूं। दादाजी अब अपने कमरे में जाते हुए बोले, अंडस्को मेरी मदद कोई नहीं कर सकता युवराज, कोई भी नहीं। बस जब तक जिंदा हूँ अपने दोनों बच्चों को सही सलामत देखना चाहता हूँ। युवराज ने फिर दादी जी की तरफ देखा। दादी की आंखों में अभी आंसू थे। दादी भी बोली, अंडस्को युवराज जाकर सो जाओ, तुम्हारे दादाजी सच कहते हैं, हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, हमें अपनी जंग खुद ही लड़नी होगी। युवराज को लगा कि अगर वह दादा दादी से सक्षम के बारे में पूछेगा तो शायद वो उसे बता दे, लेकिन दादा दादी सक्षम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते थे। सक्षम कौन था? क्या था? कैसा था? सक्षम ऐसे रिएक्ट क्यों करता था? सक्षम के अंदर बच्चों वाली हरकतें क्यों नहीं थी? सक्षम के माता पिता की मौत कैसे हुई? किसी को कुछ नहीं पता था। दादाजी ने वह राज ही रखा था, लेकिन अब युवराज ने इस राज को खोलने की ठान ली थी। आखिर ये युवराज के लिए एक चैलेंज था और युवराज उसे हर कीमत पर जीतना चाहता था। दूसरी तरफ सम्राट बेड पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह जब भी आंखें बंद करता उसे उस लड़की की शक्ल दिखाई देती है। सम्राट बेचैन हो गया। सम्राट बिल्कुल भी उस लड़की को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन वह लड़की तो जैसे सम्राट के जहन में बैठ गई थी। सम्राट ने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। थक हार कर सम्राट बेड से उठ गया और बालकनी में चला गया। बालकनी में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी जो सम्राट को बहुत सुकून दे रही थी, लेकिन सम्राट के दिमाग में अब भी वही लड़की घूम रही थी। सम्राट आंखें बंद करता तो उसे वह लड़की दिखाई देती, आंखें खोलता तो उसका चेहरा उसे अपनी आंखों के सामने नजर आता। सम्राट अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था, इसलिए उसने एक नींद की टैबलेट लेने की सोची। सम्राट ने टैबलेट ली और देखा पानी नहीं है। सम्राट नीचे पानी लेने चला गया। इस वक्त हवेली में बहुत अंधेरा था। सम्राट नीचे आया और उसने किचन में से पानी लिया और फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। तभी उसने अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील की। सम्राट ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सक्षम सम्राट को पिलर के पीछे से देख रहा था। जब भी सम्राट पलट कर देखता, सक्षम पिलर के पीछे छुप जाता। सम्राट को लगा उसका वहम है, इसलिए वो पानी लेकर अपने कमरे में आ गया। फिर उसने टैबलेट ली और थोड़ी देर बाद वो नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह सम्राट ने इस वक्त सफेद धोती पहनी हुई थी, उसकी मस्कुलर बॉडी जिसमें वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। सम्राट सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। तभी सम्राट की नज़र हवेली के मेन गेट पर पड़ी, जहां एक 80 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने गेरुए रंग का कुर्ता धोती पहन हुआ था, हाथों में एक लाठी थी, गले में रुद्राक्ष की माला, चेहरे पर तेज इतना कि कोई नहीं कह सकता कि वो 80 साल के हैं। उन्हें देखकर सम्राट के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। सम्राट जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आया और उस बूढ़े आदमी के पैर छूकर बोला, अंडस्को आइए महापुरोहित जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। आप तो जानते ही हैं, दादा दादी मिलकर मेरी और आपकी बैंड बजाएंगे। इस पर महापुरोहित जी ने सम्राट के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को ऐसा नहीं कहते सम्राट, ये तो पूजा होती है। पूजा को कभी अपमानित नहीं करते। पूजा करने से हमारी अंतरात्मा को शक्ति मिलती है और फिर हम अपनी उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। सम्राट ने कहा, अंडस्को नहीं नहीं महापुरोहित जी, मैं पूजा को अपमानित नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद ही सोचिए, पूरे 4-5 घंटे मुझे आधा नंगा करके हवन कुंड के सामने बैठा देंगे। ये भी नहीं सोचते उनका नाजुक सा पोता उस अग्निकुंड की आग में झुलस जाता है। इस पर महापुरोहित जी ने सम्राट के सीने पर हाथ रखा, जहां एक हल्का सा निशान था, ऐसा निशान जो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस निशान को महापुरोहित जी ने हल्का सा रब करते हुए कहा, अंडस्को सम्राट इतना नाजुक तो नहीं है कि 4-5 घंटे की पूजा में परेशान हो जाए। तुम परेशान इसीलिए होते हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान पूजा में होता ही नहीं है। जिस दिन तुम्हारा ध्यान पूजा में लग जाएगा उस दिन तुम्हें 4-5 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे। इस पर सम्राट ने हंसते हुए कहा, अंडस्को इस जन्म में तो ये पॉसिबल नहीं है। महापुरोहित जी, मैं एक सर्जन हूँ, सक्सेसफुल सर्जन। आप खुद ही बताइए, मैं कहाँ पूजा पाठ में विश्वास करता हूँ। वो तो मैं दादा दादी के कहने पर यह पूजा कर लेता हूँ।
उनका दिल रखने के लिए यज्ञ में शामिल हो जाता हूँ। महापुरोहित जी ने फिर से एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, अगर अपने दादा दादी का दिल रखने के लिए पूजा में शामिल होते हो तो अपने दादा दादी का दिल रखने के लिए पूजा में मन भी लगा लिया करो। सम्राट बोला, अंडस्को, महापुरोहित जी, मुझे तो समझ नहीं आता ये पूजा होती क्यों है। महापुरोहित जी बोले, अंडस्को सम्राट, ये पूजा इस हवेली में बरसों से चली आ रही है। पिछले 10 सालों से तो ये पूजा में ही करवा रहा हूँ। इस पूजा को तोड़ नहीं सकते, ये नियम के खिलाफ होगा। इस पर सम्राट बोला, अंडस्को, और यह नियम कब तक चलेगा? जब तक तुम पूरी तरह से सुरक्षित न हो जाओ तब तक ये पूजा ऐसे ही चलती रहेगी, महापुरोहित जी बोले। सम्राट ने इरिटेट होकर कहा, अंडस्को, एक तो मुझे दादा दादी यह नहीं बताते कि मुझे हुआ क्या है, ऊपर से आप भी दादाजी की तरह बातें करते हैं। अरे मुझे बताइए तो मुझे सुरक्षित रखना किससे है? महापुरोहित जी बोले, अंडस्को, सम्राट, तुम्हारे ग्रह बहुत कमजोर हैं, तुम्हारे कमजोर ग्रह को मजबूत बनाने के लिए पूजा होती है। सम्राट बोला, अंडस्को, ऐसा कुछ नहीं होता महापुरोहित जी, दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप कहते हैं कि ग्रह मजबूत बनाने हैं। आप भी आजकल की एडवांस दुनिया में जीना सीखिए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई और हम आज भी ग्रहों की पूजा करते हैं। महापुरोहित जी बोले, अंडस्को, सम्राट, जब इस दुनिया में लोगों को मालूम भी नहीं था कि ग्रह कितने होते हैं, उस वक्त सनातन धर्म में 9 ग्रह की पूजा होती थी। नासा के लोग आज भी सनातन धर्म को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस सृष्टि का जुड़ा हुआ हर पहलू सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ है। जो साइंस को आज पता चला है वह तो सनातन धर्म ने बरसों पहले बता दिया था। सम्राट, तुम जितना सनातन धर्म को समझोगे तुम्हारे ज्ञान में उतनी ही वृद्धि होगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे जैसे कुछ पढ़े लिखे समझदार बच्चे सनातन धर्म को समझना ही नहीं चाहते। इस पर सम्राट ने हंसकर कहा, अंडस्को, अच्छा महापुरोहित जी, आप मुझे ताना मार रहे हैं। महापुरोहित जी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने फिर से सम्राट के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, ताना नहीं है सम्राट, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर क्यों राणा साहब और रत्नावती बेबस हैं सक्षम के सामने। ए फ्लैट आगे। तभी वहां दादाजी आकर बोले, अंडस्को, महापुरोहित जी, चलिए, मैंने हवेली के बाहर पूजा की तैयारी करवा दी है, चलिए चलकर हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। महापुरोहित जी और सम्राट दोनों ही गार्डन की तरफ आ गए। गार्डन में एक बहुत बड़ा सा हवन कुंड रखा हुआ था। आसपास पूजा की सामग्री रखी हुई थी। महापुरोहित के साथ 5 पंडित जी भी थे, जिनकी उम्र 25-26 साल से ज्यादा की नहीं थी। देखने में तो वह बाउंसर लग रहे थे, लेकिन थे वह महापुरोहित जी के शिष्य ही। उन सभी लड़कों ने गेरुए रंग की धोती पहनी हुई थी और गले में जनेऊ पहना हुआ था। इस वक्त सुबह के 6 बजे बज रहे थे। सूरज की रोशनी अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। महापुरोहित जी हवन कुंड के पास बैठे। उन्होंने इशारों में सम्राट को कुंड के सामने बैठने के लिए कहा। सम्राट भी महापुरोहित जी के बिल्कुल सामने हवन कुंड को हाथ जोड़कर बैठ गया। बाकी के शिष्य महापुरोहित जी के पीछे ही बैठे थे। महापुरोहित जी ने एक बार आसमान की तरफ देखा, जहां उन्हें सूरज की एक किरण दिखाई दी, और उन्होंने हवन कुंड की लकड़ियों को धीरे धीरे सजाया और फिर उसमें घी डाला। फिर उन्होंने आंख बंद करके मंत्रों का उच्चारण किया। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था वैसे वैसे उस यज्ञ कुंड में अपने आप ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। ये देखकर सम्राट को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि सम्राट ने यह नजारा कई बार देखा था। महापुरोहित जी आंख बंद करके मंत्रों का उच्चारण करते और हवन कुंड में अग्नि अपने आप ही प्रज्वलित हो जाती। जैसे ही महापुरोहित जी ने पहले मंत्र का उच्चारण किया, पता नहीं कहां से एक बड़ी सी काली भयानक बिल्ली हवन कुंड की तरफ दौड़ती हुई नजर आई, जिसे देखकर महापुरोहित जी की आंखें फटी रह गई। वह बिल्ली बहुत तेजी से दौड़ती हुई उस हवन कुंड की तरफ आ रही थी। बिल्ली लगातार महापुरोहित जी की आंखों में देख रही थी और महापुरोहित जी भी उस बिल्ली की खूनी लाल आंखों में देख रहे थे, लेकिन महापुरोहित जी ने मंत्रों का उच्चारण नहीं रोका। वह बिल्ली हवन कुंड के बिल्कुल करीब आ गई और अचानक हवा में जोर से उछली। उसका मकसद हवन कुंड में कूदकर उसे बर्बाद करना था, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, एक शिष्य ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और फिर उसे हवेली के गार्डन से बाहर ले गया। महापुरोहित जी का शिष्य भी लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। वह बिल्ली अपने पंजों से शिष्य को लगातार मार रही थी, लेकिन शिष्य ने एक बार भी मंत्रों का उच्चारण नहीं रोका और लगातार मंत्रों का उच्चारण करता हुआ उस बिल्ली को पास के जंगल में छोड़ आया। वह शिष्य वापस आया। वह अब भी मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। वह सीधा हवेली के अंदर गया और मंत्रों का उच्चारण करते हुए नहा धोकर शुद्ध होकर वापस हवन में शामिल हो गया। इस बीच एक बार भी शिष्य ने मंत्रों का उच्चारण नहीं रोका था। अगर वह मंत्रों का उच्चारण रोक देता तो ये हवन यही खंडित हो जाता।
कुछ देर हवन चला, तभी अचानक से बारिश की कुछ बूंदें उस हवन कुंड पर गिरी। रणधीर सिंह राणा जी ने आसमान की तरफ देखा तो आसमान बिल्कुल साफ था, धीरे धीरे धूप निकल रही थी। तो फिर ये बारिश कैसे? उन्होंने फौरन अपने नौकरों को इशारा किया। अगले ही पल कुछ नौकर 10-12 बांस लेकर हवन कुंड के चारों ओर खड़े हो गए। उन बांसों के ऊपर एक मोटा कपड़ा शीट के साथ बंधा हुआ था जो काफी ऊंचाई पर था, जिस वजह से बारिश की एक भी बूंद हवन कुंड पर नहीं गिरी। नीचे हवन चल रहा था और हवेली की सबसे ऊपरी छत पर सक्षम खड़ा हुआ यह नजारा देख रहा था। सक्षम की आंखें लाल थी। सक्षम बहुत गुस्से में नीचे देख रहा था, जैसे वह अपना सारा गुस्सा उस हवन कुंड पर निकाल रहा हो। ये पैतरा भी फैल होते देख सक्षम ने आंख बंद करके गुस्से में मन ही मन कुछ पड़ा और फिर अचानक से एक कुत्ता अपने मुंह में मांस का बड़ा सा टुकड़ा लेकर हवन कुंड की तरफ आने लगा। लेकिन वह हवन कुंड तक पहुंचता उससे पहले ही रणधीर सिंह राणा खुद उठे और एक डंडे से उस कुत्ते को भगा दिया। पहली बार हवन में इतने विघ्न पड़ते देख राणा साहब और रत्नावती दोनों ही काफी हैरान परेशान थे, लेकिन महापुरोहित सब समझ गए थे। महापुरोहित जी ने अपने सीधे हाथ से लकड़ी का एक चमचा उठाया और उसमें घी लिया और हवन कुंड में डाल दिया। हवन कुंड की अग्नि और ज्यादा ऊपर हो गई। फिर उन्होंने दादा दादी की तरफ देखकर बैठने का इशारा किया। दादा दादी भी हाथ जोड़कर सम्राट के बिल्कुल पीछे बैठ गए। युवराज अब भी वहीं खड़ा था। महापुरोहित जी ने युवराज को भी बैठने का इशारा किया। युवराज भी उन्हीं के साथ बैठ गया। युवराज के दिमाग में एक बात खटक रही थी। घर का प्रत्येक नौकर हाथ जोड़कर हवन कुंड के पास खड़ा था। घर के सारे लोग हवन कुंड में किसी न किसी प्रकार से शामिल थे, लेकिन सक्षम वहां नहीं था। युवराज का दिमाग अब और ज्यादा खराब रहने लगा। उसने मन ही मन कहा, अंडस्को, क्या दादा दादी ने सक्षम को हवन कुंड में बैठने के लिए नहीं कहा? या सक्षम हवन कुंड में बैठता ही नहीं है? क्या सक्षम का इस पूजा से कोई लेना देना नहीं? क्या सक्षम को पूजा पसंद नहीं? ये सक्षम तो और ज्यादा उलझता जा रहा है। मुझे इस सक्षम की गुत्थी को सुलझाना ही होगा। धीरे धीरे पूजा आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे महापुरोहित जी मंत्रों का उच्चारण करते, वैसे वैसे उनके 5 शिष्य भी उन मंत्रों में शामिल होते। मंत्रों का उच्चारण बहुत ही तेज आवाज में हो रहा था। महापुरोहित जी बीच बीच में इशारों में सम्राट को आहुति डालने के लिए कहते हैं और सम्राट आहुति डालता। प्रत्येक आहुति में अग्नि बहुत ज्यादा ऊपर जाती। महापुरोहित जी की नजर सम्राट के सीने पर बने उस चिन्ह पर थी, जो हल्का सा बना हुआ था। धीरे धीरे वक्त निकलने लगा। सुबह के 9 बजे बज गए। मंत्रों का उच्चारण अभी हो रहा था। हवन कुंड में आहुति अभी डाली जा रही थी। सम्राट के शरीर से पसीना बह रहा था। सम्राट का चेहरा लाल हो गया था, आंखें भी लाल हो गई थी। सम्राट को देखकर लग रहा था जैसे सच में उसके लिए ये कितना मेहनत का काम है। सम्राट इस पूजा में बिल्कुल नहीं बैठना चाहता था, लेकिन दादा दादी के कहने पर वह इस पूजा में हर महीने बैठता था। लेकिन सम्राट का ध्यान उस पूजा में बिल्कुल नहीं होता था और यही बात महापुरोहित को खटकती थी। 6 आवाजें मंत्रों के उच्चारण कर रही थी। एक महापुरोहित जी की और 5 उनके शिष्यों की। आवाज इतनी तेज थी कि वह पास के गांव तक भी जा रही थी। पास के गांव में सबको पता चल जाता था कि आज हवेली में पूजा है। मंत्रों के उच्चारण की आवाज हरिया के घर भी जा रही थी। जैसे जैसे मंत्रों के उच्चारण हो रहे थे, हरिया और उसकी पत्नी हेमलता की आंखों में आंसू थे। हेमलता नम आंखों से बोली, अंडस्को, ये सब कब खत्म होगा? क्या यह ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हमारी बेटी इन सब से कभी आजाद नहीं हो पाएगी? क्या छोटे मालिक को हमेशा ही ऐसी पूजा करनी होगी? परेशान तो हरिया भी बहुत था। हरिया बोला, अंडस्को, हेमलता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, सब कुछ राणा साहब के हाथ में है। तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। रणधीर सिंह राणा मर जाएंगे, लेकिन अपने सम्राट को कुछ नहीं होने देंगे। दोनों को देखकर लग रहा था कि वह दोनों इस वक्त किसी दर्द से गुजर रहे हैं, एक ऐसा दर्द जिसका शायद कभी अंत ही ना हो। हरिया ने पूछा, अंडस्को, क्या हमारी बिटिया उठ गई? हेमलता ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, वो तो अभी सो रही है। हरिया बोला, अंडस्को, सोने दो, वैसे भी उसे आज रात हमें जगा कर रखना है। वो आज रात नहीं सोएगी। हवेली में पूजा निरंतर हो रही थी। 1 सेकंड के लिए भी पूजा रुकी नहीं। मंत्रों के उच्चारण उतनी ही गति से हो रहे थे जितनी गति से पूजा की शुरुआत में हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सबका ध्यान बस पूजा में था। अगर किसी का ध्यान पूजा में नहीं था, वह था सम्राट। और बिल्कुल 11 बजे पूजा संपन्न हो गई। महापुरोहित जी ने शंख फूंक दिया। उस शंख की आवाज गांव तक गई। पूरी हवेली में उस शंख की आवाज गूंज रही थी। महापुरोहित जी ने सबको उठने के लिए कहा, अंडस्को, सब उठ गए। सबने हवन कुंड के सामने हाथ जोड़े। सम्राट पसीने से तरतर हो गया था, क्योंकि हवन कुंड में सबसे नजदीक सम्राट और महापुरोहित जी ही बैठे थे, जबकि महापुरोहित जी के चेहरे पर पसीने की बूंद भी नहीं थी।
थोड़ी देर बाद सब हवेली के अंदर आ गए। सम्राट तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना ठूस ठूस कर खा रहा था। उसने पूजा के चलते सुबह से कुछ नहीं खाया था। दादी ने उसे खाना परोसा तो वो उस खाने पर टूट पड़ा। महापुरोहित जी और वह 5 शिष्य भी भोजन ग्रहण कर रहे थे, लेकिन वो सब फर्श पर कपड़ा बिछाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। भोजन ग्रहण करने के बाद महापुरोहित जी और दादाजी दोनों सोफे पर बैठे थे। महापुरोहित जी सम्राट की कुंडली देख रहे थे। सम्राट अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी युवराज ने कहा, अंडस को अब कितना खाएगा, खाता ही रहेगा। हवेली में सबने खाना खा लिया, लेकिन तू है कि अब भी खाना ही खा रहा है। उठ जा, थोड़ी तो शर्म कर ले। फाइनली सम्राट ने एक लास्ट बाइट खाकर कहा, अंडस को बस हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। वैसे भी कल रात ठीक से सोया नहीं, वो लड़की बार बार मेरे सपनों में आ रही थी। सम्राट ने यह बात ऐसे ही बोल दी, जबकि युवराज के कान खड़े हो गए। युवराज ने कन्फर्म करते हुए कहा, अंडस को क्या बोला तूने, कौन लड़की तेरे सपनों में आ रही थी? सम्राट के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर उसने युवराज की बातों को झटकते हुए कहा, अंडस को अरे मजाक कर रहा हूँ, तू तो सीरियस हो गया। सम्राट फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ जाता हुआ बोला, अंडस को दादी मैं सोने जा रहा हूँ, कल ठीक से सोया नहीं था और अब आपकी पूजा ने मुझे थका दिया। महापुरोहित जी और दादाजी दोनों ही सम्राट को जाते हुए देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर टेंशन थी। आज रात जो होने वाला था उसको लेकर दोनों ही बहुत परेशान थे। महापुरोहित जी ने कुंडली देखकर दादाजी को कहा, अंडस को रणधीर सिंह अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द उस लड़की से कर दो। जब तक वह लड़की सम्राट के साथ यज्ञ में शामिल नहीं होगी तब तक सम्राट के शरीर पर बना निशान उभर कर नहीं आएगा। कोशिश कीजिए कि अगली पूजा में वह लड़की सम्राट के बाएं तरफ बैठी हो। सम्राट को आप जबरदस्ती पूजा में बैठा तो सकते हैं, लेकिन उसका मन पूजा में बिल्कुल नहीं होता। उसका मन भटकता रहता है। उसे मन को स्थिर करना होगा, उसे मन को पूजा में लगाना होगा। वह लड़की जब सम्राट के साथ उस पूजा में बैठेगी तो वह पूरे मन से बैठेगी। अर्धांगिनी होने के नाते उसकी पूजा का आधा पुण्य सम्राट को मिलेगा। रणधीर सिंह महापुरोहित जी की बातें समझ रहे थे। फिर वह बेबस आवाज में बोले, अंडस को समझ नहीं आता महापुरोहित जी, सम्राट से कैसे कहूं कि मैं उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करना चाहता हूं जो पढ़ी लिखी नहीं है, एक ऐसी लड़की से करना चाहता हूं जो कभी गांव से बाहर नहीं गई। कैसे कहूं सम्राट से कि वह एक ऐसी लड़की से शादी कर ले जो बहुत मासूम है। सम्राट इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेगा। उसे अपने जैसी कोई पढ़ी लिखी और सेल्फ डिपेंडेंट लड़की चाहिए। इस पर महापुरोहित जी बोले, अंडस को सम्राट अपनी जगह गलत नहीं है। आखिर वह एक सक्सेसफुल सर्जन है, तो उसे लड़की भी ऐसी ही चाहिए जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। लेकिन यह उसके इसमें होता है जहां सब कुछ नॉर्मल हो। आपका पोता नॉर्मल नहीं है। आपको अपने पोते को बचाने के लिए उस लड़की से सम्राट की शादी करनी ही होगी। और सिर्फ शादी ही नहीं, उन दोनों के बीच प्रेम भी होना बहुत जरूरी है। जब तक वह दोनों एक दूसरे को समर्पित नहीं होंगे, ये समस्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी। इसका समाधान तभी होगा जब वह लड़की और सम्राट दोनों एक दूसरे को अटूट प्रेम करेंगे। इस पर दादी भी उनके पास आकर बैठ गई और बोली, अंडस को प्रेम की बात तो बाद में, महापुरोहित जी मुझे तो डर है कि कहीं ये शादी के लिए मना ही ना कर दे। इसकी शादी उस लड़की से कैसे करवाए? ये तो शादी के नाम से भी भागता है, और अगर हम इसे कहेंगे कि हमने इसकी शादी एक गांव की लड़की से तय कर दी तब तो ये बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा। दादाजी ने पूछा, अंडस को महापुरोहित जी कुछ तो उपाय बताए जिससे सम्राट शादी के लिए तैयार हो जाए। महापुरोहित जी बोले, अंडस को सम्राट से झूठ बोल दो। सम्राट से कहो उसे यह शादी सिर्फ कुछ महीने ही निभानी है, उसके बाद वो चाहे तो शादी तोड़ सकता है। इस पर दादी हल्की सी हंसकर बोली, अंडस को महापुरोहित जी वो इस बात के लिए भी नहीं मानेगा। चाहे मेरा पोता जैसा भी हो, लेकिन किसी की जिंदगी खराब नहीं करेगा। वो सीधा यही कहेगा कि अगर शादी तोड़नी ही है तो वो यह शादी क्यों करें। महापुरोहित जी ने कहा, अंडस को रत्नावती जी, झूठ तो आपको बोलना पड़ेगा। झूठ के सहारे ही आप सम्राट और उस लड़की की शादी कर सकते हैं। एक बार उन दोनों की शादी हो गई तो यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। रही बात प्रेम की, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, वो लड़की स्वर्ग की अप्सरा को भी मात देती है। सम्राट के दिल में वो बहुत जल्दी जगह बना लेगी। आप बस किसी तरह उस लड़की को सम्राट की दुल्हन बना दीजिए, बाकी सब कुछ उस भगवान पर छोड़ दीजिए। अगर इस संसार में शैतान है तो भगवान भी है। भगवान पर विश्वास बनाकर चलिए, सब कुछ ठीक होगा। अब मैं चलता हूँ, रात की तैयारी भी करनी है।
इतना कहकर महापुरोहित जी उठे और उन्होंने अपने शिष्यों को इशारा किया और फिर वह सब मिलकर हवेली के एक कमरे की तरफ चले गए। क्यों सृष्टि को अमावस्या की रात जगा के रखा जाता है। अब आगे धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे रत्नावती जी की दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उनके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। रणधीर सिंह राणा जी ने रत्नावती को समझाते हुए कहा, अंडस्को रत्नावती, घबराने से कुछ नहीं होगा। जितना तुम इस रात के लिए रोती हो उससे ज्यादा मैं इस रात को कोसता हूँ। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अपनी जिंदगी से यह रात निकल कर फेंक देता, पर क्या करूँ। किसी जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे जो मुझे इस रात को झेलना पड़ता है। तुम नहीं जानती रत्नावती, मेरे दिल पर कितने घाव होते हैं। मैं आंखें बंद करना चाहता हूँ लेकिन बंद नहीं कर पाता। मुझे अपनी आंखों के सामने ही वह सारा नजारा देखना पड़ता है। दादी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह तो अब भी रो रही थी। दादी ने आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। आज के दिन वह व्रत रखती थी और सारा दिन पूजा में बैठी रहती थी। सूर्य अस्त हो चुका था। धीरे धीरे अंधेरा भी बढ़ने लगा था। दादाजी ने दादी को देखकर कहा, अंडस्को अब चुप हो जाओ रत्नावती, मुझे जाना होगा। तुम अपने भगवान के पास जाकर बैठो, अब वही तुम्हें तसल्ली दे सकते हैं। मैं सम्राट के कमरे में जाता हूँ। दादाजी सम्राट के कमरे की तरफ चले गए। दादाजी ने कमरे में जाकर देखा, सम्राट सो रहा था। सम्राट को सोता हुआ देख दादाजी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने सम्राट के सिर पर हाथ फेरा। फिर अपने मन को मजबूत करके सम्राट को जागते हुए कहा, अंडस्को सम्राट उठो, अब क्या सोते ही रहोगे। दादाजी की आवाज लगाने पर सम्राट उठ गया और फिर एक सुस्त आवाज में बोला, अंडस्को दादाजी प्लीज आज घर में ही पी लेते हैं, जंगल में जाकर नहीं पिएंगे। दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को घर में नहीं पी सकते, पूजा हुई है। और अगर तुम्हारी दादी को पता चल गया फिर तो वह हम दोनों को हवेली से बाहर निकाल देगी। चलो ना, एक यही वक्त तो होता है जब मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करता हूँ। देखो सम्राट, तुम जब यहाँ से चले जाते हो मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाता, बस आज के दिन ही तुम्हारे साथ बैठकर पीता हूँ। चलो चलते हैं, तुम्हारी दादी सो गई है। इस पर सम्राट बोला, अंडस्को ठीक है, मैं युवराज को बुला लेता हूँ, आज वह भी हमारे साथ बैठ जाएगा। इस पर दादाजी बोले, अंडस्को युवराज सो गया है और वैसे भी मैं नहीं चाहता मेरे और मेरे पोते के बीच युवराज आए। चलो हम दोनों अपना प्रोग्राम करते हैं। ये बात बोलकर दादाजी मुस्कुराने लगे लेकिन वह अंदर ही अंदर रो रहे थे। सम्राट न चाहते हुए भी दादाजी के साथ नीचे आ गया। नीचे कोई नहीं था, अंधेरा हो रहा था। सम्राट ने हैरानी से कहा, अंडस्को दादाजी अभी तो 8 बजे हैं और इस वक्त हवेली में अंधेरा। दादाजी ने कहा, अंडस्को अकेले तुम ही थोड़ी हो जो थक जाते हो, नौकर चाकर भी थक गए और थककर अपने कमरे में चले गए। इसी बात का फायदा मैं और तुम उठाएंगे और चलकर जंगल में अपना प्रोग्राम करेंगे। सम्राट ने दादाजी को छेड़ते हुए कहा, अंडस्को दादाजी आप कहे तो एक नाचने वाली को बुला लो। इस पर दादाजी ने सम्राट के सिर पर मारकर कहा, अंडस्को तेरे दादाजी ने अपने जमाने में ऐसे गंदे काम नहीं किए तो अब क्या बुढ़ापे में करेगा। बस तेरे साथ 2 घड़ी बैठना चाहता हूँ, इसीलिए जंगल में जा रहा हूँ, वरना मुझे इन चीजों का शौक नहीं। दादाजी हवेली के बाहर गार्डन में आए और उन्होंने सम्राट को गाड़ी की चाबी देते हुए कहा, अंडस्को ये लो चाबी, चलो चलते हैं। अगले ही पल सम्राट ने गाड़ी जंगल के पास रोक दी। दादा पोते गाड़ी में से उतरे और एक खाली सी जगह देखकर खड़े हो गए। सम्राट ने दादाजी से कहा, अंडस्को दादाजी हम पिछली बार भी यही आए थे ना। दादाजी बोले, अंडस्को हाँ सम्राट पिछली बार भी यही आए थे। सम्राट ने गाड़ी में से 2 फोल्डिंग चेयर निकाली और उन्हें खाली जगह पर बिछा दिया। आसपास घना जंगल था। इंसान तो क्या कोई परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। काफी डरावनी जगह थी। पेड़ों को अगर ध्यान से देखे तो ऐसा लगता जैसे कोई राक्षस खड़ा हो। शमशान से ज्यादा खामोशी थी उस जगह पर। दादा पोता दोनों ही चेयर पर बैठ गए। थोड़ी देर में सम्राट ने वहां एक बोनफायर का अरेंजमेंट किया और फिर दोनों बात करने लगे। दादाजी ने कहा, अंडस्को सम्राट तुम्हें यहाँ आकर डर तो नहीं लगता। इस पर सम्राट बोला, अंडस्को दादाजी आपके पोते में एक खास बात है, आपका पोता डरता नहीं है। दादाजी ने कहा, अंडस्को क्यों नहीं डरते, क्या तुम्हें डर नहीं कि यहाँ कोई भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल कोई आ गई तो मुझे और तुम्हें नुकसान पहुँचा सकती है। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को दादाजी भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा कुछ नहीं होती और अगर होती है तो जब तक मैं उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेता मैं नहीं डरूंगा। डर गए सम्राट को डराने वाले। ये बात बोलकर सम्राट हंसने लगा लेकिन दादाजी की आंखों में आंसू आ गए।
सम्राट ने दादाजी की आंखों में आंसू देखे तो पूछा, अंडस्को क्या हुआ दादाजी, आंखें नम क्यों कर लेते हैं? इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को कुछ नहीं सम्राट, बस जब तुमसे बात करता हूँ तो तुम्हारे पापा और चाचा की याद आ जाती है। ऐसा लगता है वो दोनों मुझे अकेला छोड़कर चले गए, अब तुम ही मेरा सहारा हो। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि तुम्हारे कंधे पर शमशान जाऊं। सम्राट ने हंसकर कहा, अंडस्को अरे दादाजी, अभी तो आपका बहुत जीना है, ऐसी बातें मत कीजिए। अगर मेरे पापा चाचू आपको अकेला छोड़कर चले गए तो क्या आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे? मेरा भी तो आपके बिना कोई नहीं। दोनों बातें कर रहे थे और सक्षम, जो कि उन दोनों से कुछ ही दूरी पर खड़ा हुआ था, उन दोनों को देख रहा था। सक्षम की आंखें इस वक्त लाल थी। सक्षम बहुत गुस्से में था, इतना कि उसकी आंखों में खून उतर आया था। सक्षम ने मन ही मन कहा, अंडस्को कब तक बचाओगे रणधीर सिंह राणा? एक न एक दिन तो हवेली में खामोशी छाएगी, कोई नहीं बचेगा। किसी को नहीं बचा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हवेली में रहने के लिए भी कोई नहीं होगा, लाश उठाने के लिए भी कोई नहीं होगा, चिता को अग्नि देने के लिए कोई नहीं होगा। हवेली का सर्वनाश होना निश्चित है। सक्षम वहीं खड़ा उन दोनों को देख रहा था और रणधीर सिंह राणा और सम्राट को इस बात की भनक भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद रणधीर सिंह ने कहा, अंडस्को सम्राट जाओ गाड़ी में से शराब की बोतल ले आओ, दोनों मिलकर एक एक पैग मारते हैं। सम्राट गाड़ी के पास गया और बोतल निकाल कर ले आया और दादाजी का पैग बनाकर बोला, अंडस्को दादाजी मुझे समझ नहीं आता, आप दादी से छुपा कर क्यों पीते हैं? दादी तो बहुत प्यारी है, अगर एक आधा पैग हवेली में पी लोगे तो कुछ नहीं कहेगी। दादाजी ने सम्राट के हाथ से गिलास लेकर कहा, अंडस्को अरे सम्राट तुम नहीं समझोगे, जिस दिन तुम्हारी दादी को पता चल गया कि मैं शराब पीता हूँ, उसी दिन मुझे छोड़कर चली जाएगी। अब इस उम्र में मुझे दूसरी मिलेगी भी नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी दादी नाराज हो जाए। इस पर सम्राट हंसने लगा और सम्राट ने एक ही सांस में अपना पैग खत्म कर दिया, लेकिन दादाजी ने शराब को होठों पर लगाकर भी नहीं देखा। सम्राट ने दूसरा पैग बनाया और वह भी पी लिया, लेकिन दादाजी ने अभी उसे नहीं पिया। सम्राट ने अपने लिए तीसरा पैग बनाया और तभी दादाजी ने उसे कहा, अंडस्को सम्राट मैं एक नई बोतल लेकर आया था, वो भी गाड़ी में है, उसे लेकर आओ। सम्राट ने अपना पैग दादाजी को पास किया ताकि वो उसे होल्ड कर ले और फिर सम्राट गाड़ी के पास चला गया। दादाजी ने अपनी जेब में से कुछ निकला और सम्राट की ड्रिंक में ऐड कर दिया। सम्राट वापस आया और उसने दादाजी के हाथ से ड्रिंक ली और एक ही झटके में उसे पी गया। सम्राट अपनी चेयर पर बैठा और देखते ही देखते सम्राट बेहोश हो गया। सम्राट के बेहोश होते ही दादाजी की आंखों में रुके आंसू बहने लगे। तभी दादाजी ने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया। दादाजी ने अपना एक हाथ उस हाथ पर रखा और फूट फूट कर रोने लगे। पीछे कोई और नहीं, महापुरोहित जी खड़े थे। महापुरोहित जी ने कहा, अंडस्को रणधीर सिंह अब तक तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, थोड़ी हिम्मत और करो, भगवान तुम्हारे साथ इतना बुरा नहीं करेगा, सब कुछ ठीक होगा। महापुरोहित जी अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनके वह 5 शिष्य भी थे। दूसरी तरफ हरिया और हेमलता भी अपनी बेटी को सोने नहीं दे रहे थे, जबकि उनकी बेटी को बहुत नींद आ रही थी। हरिया ने कहा, अंडस्को नहीं बिटिया, सोते नहीं, अगर तुम सो जाओगी तो कभी ठीक नहीं हो पाओगी। हरिया की बेटी ने कहा, अंडस्को बाबा आप मुझे क्यों नहीं सोने देते? मुझे सोना है, देखिए तो रात के 1 बजे बज गए और आप हो कि मुझे सोने ही नहीं देते। मेरे जागने से क्या होगा? इस पर हेमलता बोली, अंडस्को बिटिया कितनी बार कहा है, आज की रात पूजा करते हैं, तुम भी हमारे साथ पूजा करो। अगर पूजा करोगी तो भगवान तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी देगा, फिर तुम हमेशा उसके साथ खुश रहेगी। हरिया की बेटी ने अब अपने माता पिता से बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि यह हर महीने की बात थी। वह उसे इस रात सोने ही नहीं देते थे। वह अपनी बेटी को लेकर पूजा पाठ करते थे और उनकी बेटी भी ना चाहते हुए भी अपने माता पिता के साथ पूजा में बैठती थी। दूसरी तरफ हवेली में रत्नावती भी हवेली के मंदिर में बैठी थी। उनके हाथों में रुद्राक्ष की माला थी, जिससे वह लगातार जाप कर रही थी। आंखों में बहुत आंसू, इतने की सैलाब आ जाए। महादेव के सामने मन ही मन बस एक ही बात बोलती थी, मेरे पोते को सही सलामत हवेली भेज देना। पूरी रात रत्नावती हवेली की मंदिर में ही बैठकर पूजा करती रही। अगली सुबह सम्राट की करीब 10 बजे आंख खुली तो उसने खुद को अपने ही कमरे में देखा। सम्राट के शरीर में इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था। सम्राट ने कहा, अंडस्को दादाजी के साथ चला तो जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अगले दिन शरीर में बहुत दर्द होता है। सम्राट ने अपने हाथ पैर देखे तो उन पर अजीब से कट के निशान लगे हुए थे, जैसे उसे किसी ने नोचा खरोचा हो। सम्राट ने अपने हाथ पैर के निशान देखकर कहा, अंडस्को लगता है नशे में फिर गिर गया और दादाजी मुझे संभाल नहीं पाए।
लेकिन सम्राट को नहीं पता था कि उसके दादाजी उसे अब तक संभालते आए हैं और आगे भी संभालेंगे। सम्राट वॉशरूम में गया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। गर्म पानी के नीचे खड़ा होकर सम्राट की बॉडी को थोड़ा रिलीफ मिल रहा था। सम्राट ने इस वक्त कुछ नहीं पहना था। उसने खुद को मिरर में देखा तो उसके सीने पर भी बहुत सारे नाखूनों के निशान थे। सम्राट ने उन निशानों को छूकर कहा, अंडरस्कोप, दादाजी से पूछूंगा तो कहेंगे मुझे तो कुछ भी याद नहीं, या कह देंगे कि तू गिर गया था और मैं संभाल नहीं पाया। यार दादाजी भी ना, अगर ड्रिल करनी है तो हवेली में भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे उस जंगल में ही लेकर जाएंगे, ये देखने की मुझे डर लगता है कि नहीं। अरे दादाजी, आपको नहीं पता सम्राट को डर नहीं लगता। मर गए सम्राट को डराने वाले। सम्राट अपने कमरे में आया। उस टाइम उसके बदन पर बस एक टॉवल था और तभी युवराज उसके कमरे में आ धमका। युवराज ने जब सम्राट की बॉडी को देखा तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। उसकी बॉडी पर अजीब से कट के निशान थे, कमर पर, हाथों पर, सीने पर, जो सम्राट की बॉडी पर अलग ही नजर आ रहे थे। युवराज धीरे से सम्राट के पास आया, उसके सीने पर हल्का सा हाथ रखकर बोला, अंडरस्कोप, ये सारे निशान तुझे कब लगे? कहाँ गया था तू? कहाँ से यह निशान लेकर आया है? इस पर सम्राट ने अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, अंडरस्कोप, अरे कुछ नहीं यार, कल रात दादाजी के साथ जंगल गया था मैंने और दादाजी ने वहां थोड़ी सी ड्रिंक की, वही कहीं शायद गिर गया होगा, इसलिए सारे निशान आ गए। युवराज ने हैरानी से हाथ बांधकर कहा, अंडरस्कोप, तुझे कैसे पता तू गिर गया और गिरने के बाद क्या इतने निशान आते हैं? एक डॉक्टर होकर तू ऐसी बातें कर रहा है, ये निशान तुझे किसी जानवर ने दिए हैं? सम्राट मिरर के सामने आकर बोला, अंडरस्कोप भाई, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं तो ड्रिंक करके बेहोश हो गया था, हो सकता है नशे की हालत में किसी जानवर से टकरा गया हूँ। युवराज ने मन ही मन कहा, अंडरस्कोप, आखिर इस हवेली में हो क्या रहा है? युवराज ने अब सम्राट से कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और उसने इस बात को यही खत्म करते हुए कहा, अंडरस्कोप, अच्छा तो नीचे चल, दादी बुला रही है, कह रही है तुझसे बहुत जरूरी काम है। सम्राट नीचे चला गया और युवराज हवेली की छत पर। कल रात को युवराज ने सक्षम को हवेली की छत पर जाते हुए देखा था। युवराज ने उसका पीछा भी किया, लेकिन हवेली की छत का गेट बंद था, इसलिए युवराज छत पर नहीं जा पाया। इसलिए वह अब छत पर जाकर देखना चाहता था कि सक्षम कल रात छत पर क्या कर रहा था। युवराज ने भी छत पर जाकर देखा तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। छत पर काले रंग की स्याही से एक शकल बना हुआ था। आसपास छोटी मोटी चीजें बिखरी हुई थी, जैसे सिंदूर, कुछ हड्डियां, किसी के बाल, एक छोटी गुड़िया भी थी। युवराज को समझते देर नहीं लगी कि यहाँ किसी ने कल काला जादू किया है। युवराज इन चीजों पर विश्वास करता था क्योंकि उसे आए दिन ऐसे ही मरीज मिलते थे जिनकी जिंदगी कोई और कंट्रोल कर रहा था। युवराज ने उन सब को देखकर मन ही मन कहा, अंडरस्कोप, क्या सक्षम काला जादू करता है? क्या एक 5 साल का बच्चा काला जादू कर सकता है? क्या सक्षम की जिंदगी कोई और कंट्रोल कर रहा है? क्या सक्षम इंसान है भी या नहीं? सक्षम को देखकर लगता नहीं कि वह इंसान है। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती है और गुस्सा तो उसकी आंखों में 24 घंटे रहता है। कभी कभी तो लगता है जैसे सक्षम आंखों से ही किसी को खा जाएगा। आखिर इस हवेली में क्या है कि इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद भी दादा दादी यही रहते हैं? क्या उन्हें सक्षम की असलियत का पता है? कौन है सक्षम, कैसे पता लगाऊं? युवराज कुछ सोच रहा था और तभी उसे अचानक पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे बहुत बड़ा दानव खड़ा है। युवराज की घबराहट बढ़ गई। युवराज ने झटके से पीछे पलटकर देखा तो सक्षम खड़ा था। सक्षम अपनी लाल आंखों से युवराज को गुस्से में घूर रहा था। युवराज ने अपने दिल पर हाथ रख लिया क्योंकि उसका दिल इस वक्त बहुत जोरों से धड़क रहा था। युवराज को सच में किसी दानव की प्रेजेंस फील हुई थी। फिर अचानक से सक्षम कहाँ से आ गया? युवराज ने अपने दिल को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडरस्कोप, सक्षम, तुम यहाँ सुबह सुबह? इस पर सक्षम ने भारी आवाज में कहा, अंडरस्कोप, तुम भी तो यही हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवराज बोला, अंडरस्कोप, मैं हवा खाने आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हवेली मेरी है और मैं अपनी हवेली में कहीं भी किसी भी वक्त जा सकता हूँ। युवराज ने पूछा, अंडरस्कोप, सक्षम, तुम और बच्चों की तरह खेलते कूदते नहीं हो? तुम्हें खेलना पसंद नहीं? इस पर सक्षम ने कहा, अंडरस्कोप, खेलता हूँ, लेकिन असली खिलौनों से। मैं अपने खिलौने खुद बनाता हूँ और खुद ही उन खिलौनों से खेलता हूँ। मेरे खिलौने को कोई हाथ लगाता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ना। सक्षम की ऐसी बहकी बहकी बातें युवराज को डरा रही थी, जबकि सम्राट तो सक्षम की ऐसी बातों का आदी हो गया था। उसे लगता था कि सक्षम बीमार है और दादा दादी उसका इलाज नहीं करवा रहे। युवराज को सच में सक्षम से थोड़ा डर लगता था। युवराज ने कहा, अंडरस्कोप, चलो नीचे चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। सक्षम ने कहा,
अंडरस्को नाश्ता जाकर तुम करो युवराज, मैं नाश्ता नहीं करता शिकार करता हूँ। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। युवराज तो बड़ी बड़ी आंखें लिए सक्षम को देख रहा था। अब तो युवराज को और ज्यादा जिज्ञासा हो गई सक्षम के बारे में जानने की, लेकिन वो सक्षम के बारे में जाने कैसे? दादा दादी से उसने पूछकर देख लिया था। युवराज इतना तो समझ गया था कि दादा दादी कभी भी उसे सक्षम की सच्चाई नहीं बताएंगे, तो वह सक्षम की सच्चाई तक पहुंचे कैसे? सोच सोचकर युवराज का दिमाग भी खराब हो रहा था और तभी उसके कानों में सम्राट की आवाज आए, अंडरस्को युवराज नीचे आ जाओ, दादी बुला रही है, आकर नाश्ता कर लो। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। दादाजी बहुत थके हुए लग रहे थे। कल रात वह सोए नहीं थे। दादी की आंखें भी सूजी हुई थी। कल पूरी रात वह मंदिर में बैठी रही थी और उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। सम्राट ने दादा दादी को देखकर कहा, अंडरस्को क्या हुआ दादाजी? क्या हुआ दादी? आप दोनों ऐसे थके थके से क्यों लग रहे हो? दादी ने सम्राट के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे दादाजी थोड़ा थक गए हैं। दादाजी ने दादी को इशारा किया। दादी ने सम्राट के सिर पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को सम्राट तुम्हारा जाना जरूरी है। सम्राट ने कहा, अंडरस्को दादी कैसी बातें कर रही हो, इतने बड़े अस्पताल में सर्जन हूँ, आप चाहते हो कि मैं वापस ना जाऊँ? जाना तो मुझे पड़ेगा ही, और वैसे भी मैं अगले दिन चला जाता हूँ, तो इस बार आप मुझे रोक क्यों रही हैं? दादाजी ने कहा, अंडरस्को सम्राट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा टैलेंट की जरूरत शहर में नहीं बल्कि यहाँ गाँव में है? सम्राट ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए कहा, अंडरस्को दादाजी यहाँ किसका इलाज करूं? यहाँ तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। इस पर दादाजी बोले, अंडरस्को तो मैं अस्पताल बनवा देता हूँ। तुम भी जानते हो पैसों की तो कमी है नहीं, और यहाँ के गांव वालों को अस्पताल की जरूरत भी है, तो क्यों ना मैं और तुम मिलकर यहाँ एक अस्पताल खोले, जिसकी वजह से तुम हमें छोड़कर जाओगे भी नहीं और गाँव वालों को सुविधा भी हो जाएगी। सम्राट ने कहा, अंडरस्को दादाजी कब हॉस्पिटल बनेगा? कब मैं यहाँ ज्वाइन करूँगा? इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, 4-5 साल तो आराम से लग जाएंगे। हॉस्पिटल बनना कोई 2-3 महीने का काम नहीं है, और मैं 4-5 साल के लिए अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकता। मुझे वापस तो जाना ही होगा। जब आप यहाँ अस्पताल बना लोगे तब मुझे बता देना, मैं डॉक्टर की टीम अरेंज कर दूंगा। इस पर दादी बोली, अंडरस्को ठीक है, तुम्हारी एक बात हम मान लेते हैं और हमारी एक बात तुम मान लो। सम्राट ने पूछा, अंडरस्को आपकी कौन सी बात माननी है दादी? सारी बात तो मानता हूँ, आपकी हर अमावस को यहाँ आ जाता हूँ, चाहे मेरी कितनी भी इम्पोर्टेंट सर्जरी हो, मैं उस पेशेंट को छोड़कर यहाँ आ ही जाता हूँ। दादी ने एक नज़र दादाजी को देखा और दादाजी ने पलकें झपका दी जैसे उसने बात करने की परमिशन दे दी हो। दादी ने सम्राट के सिर पर हाथ फेर कर कहा, अंडरस्को हमने तेरे लिए एक लड़की देखी है, हम चाहते हैं कि तू शादी कर ले। इस पर सम्राट ने कहा, अंडरस्को दादी मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं शादी कर ही नहीं सकता, इनफैक्ट मुझे शादी अभी करनी ही नहीं है, जब करनी होगी तो अपने लेवल की कोई लड़की देखकर कर लूंगा। इस पर दादाजी ने कहा, अंडरस्को सम्राट तुम्हारे लिए हमने जो लड़की देखी है, तुम्हारी शादी उस लड़की से होगी। सम्राट के हाथ रुक गए। सम्राट ने दादाजी को देखकर कहा, अंडरस्को दादाजी मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सकता। सच कहूँ तो मुझे शादी करनी ही नहीं है, और अभी तो बिल्कुल नहीं करनी, अभी मुझे अपनी करियर पर ध्यान देना है। इस पर दादी बोली, अंडरस्को सम्राट मैं कब तक इस हवेली में अकेली रहूंगी? मुझे भी किसी का साथ चाहिए। तुम भी चले जाते हो, तुम एक बार शादी कर लो, वो लड़की मेरे पास रहेगी तो मेरा मन लग जाएगा। सम्राट बोला, अंडरस्को दादी कैसी अजीब सी बात कर रही हो? घर में दुनिया भर के नौकर हैं, दादाजी हैं, सक्षम है, अकेली कहाँ हो आप? और अगर अकेली हो भी तो उसके लिए मुझे शादी क्यों करनी है? आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, मैं वहाँ आपका पूरा ख्याल रखूंगा। दादा दादी ने सम्राट को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन सम्राट अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। दादा दादी जानते थे कि जब भी वह सम्राट से शादी की बात करेंगे वह ऐसे ही रिएक्ट करेगा, इसलिए दादाजी ने सम्राट से साफ साफ बात करने की सोची। दादाजी ने कहा, अंडरस्को सम्राट मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं लड़की वालों को जुबान दे चुका हूँ, अगर अब उनसे शादी के लिए मना करूंगा तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तुम चाहते हो कि गाँव वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए? सम्राट ने तो अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और वह बोला, अंडरस्को आखिर आप दोनों चाहते क्या हो? आप लोग ये चाहते हो कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसे मैंने देखा नहीं, जानता नहीं, मुझे उसका नाम भी नहीं पता, और आप चाहते हो कि मैं उससे शादी कर लूं? ऐसे कैसे होगा दादी? मैं ऐसी शादी नहीं कर सकता, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके।
इस पर दादी बोली, अंडस्को सम्राट वह लड़की बहुत सुंदर है, इतनी कि तुम देखोगी तो देखते रह जाओगे, तुम्हारी आंखें पलके झपकाना छोड़ देंगी। मैं सच कहती हूँ वह लड़की बहुत सुंदर है। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को अच्छा बताए वह क्या करती है, जॉब करती है कि पढ़ाई कर रही है। अब दादा दादी दोनों ही चुप हो गए। दोनों के पास ही सवाल का जवाब नहीं था, क्योंकि वह लड़की ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही कहीं नौकरी करती थी। गांव से बाहर जाकर तो उस लड़की ने देखा ही नहीं था। बहुत सिंपल सी और प्यारी सी लड़की थी। इस पर दादी ने हिचकिचाते हुए कहा, अंडस्को वह लड़की हरिया की बेटी है जो उस रात तुम्हें जंगल में मिली थी। वह लड़की पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही कोई जॉब करती है। वह तो गांव से बाहर नहीं जाती, बस अपने बाबा के साथ मिट्टी के घड़े बनती है। सम्राट को गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर डाइनिंग टेबल पर मारते हुए कहा, अंडस्को आप दोनों मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करना चाहते हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गई, जो अनपढ़ है, जिसे सिर्फ मिट्टी के घड़े बनाना आता है। आप चाहते हैं कि मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूं? मैं अपने दोस्तों के सामने उसे कैसे लेकर जाऊंगा? मैं अपने हॉस्पिटल में अपने स्टाफ को क्या बताऊंगा कि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जो अनपढ़ है? आखिर आप लोगों को मेरी इज्जत का ख्याल है या नहीं? मुझे फॉरेन के डॉक्टर कंसल्ट करने आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी कर लूं जिसे डॉक्टर लिखना भी नहीं आता। अब आगे। इस पर दादी की आंखों में आंसू आ गए। वो भी सम्राट की शादी ऐसी लड़की से नहीं करना चाहती थी जिसने कभी स्कूल की शक्ल ना देखी हो, लेकिन सम्राट को बचाने का एक यही उपाय था। रत्नावती के आंसू देखकर रणधीर सिंह राणा ने कहा, अंडस्को सम्राट मेरी इज्जत का सवाल है, तुम यह शादी कर लो। अगर तुम उस लड़की के साथ निभा नहीं पाए तो उसे डाइवोर्स दे देना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। इस पर सम्राट ने ताली बजाते हुए कहा, अंडस्को क्या बात है दादाजी, क्या बात कही? आपकी इज्जत के चक्कर में मैं एक लड़की की जिंदगी खराब कर दूं? वो कोई सामान नहीं है जिसे घर लाकर देखूं कि वह ठीक है या नहीं, और पसंद आए तो रखूं और ना पसंद आए तो एक्सचेंज कर लूं। दादाजी कुछ तो सोचकर बोलिए, इस उम्र में आप ऐसी बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर सम्राट अपने कमरे में चला गया। एक नौकर जाकर दादाजी के सामने बोला, अंडस्को मलिक छोटे मालिक का सामान गाड़ी में रखवा दूं। इस पर दादाजी ने कहा, अंडस्को सम्राट वापस नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा। सम्राट जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, उसने यह बात सुन ली। उसने पलटकर दादाजी की तरफ देखकर कहा, अंडस्को दादाजी मैं बस आज रुकूंगा, कल चला जाऊंगा और आप मुझे नहीं रोक सकते, वरना मैं हमेशा के लिए इंडिया छोड़ दूंगा। दादी की आंखों में आंसू आ गए। दादी खुद में बोली, अंडस्को तू ये शहर छोड़, देश छोड़, लेकिन वह तुझे नहीं छोड़ेगा। वह तुझे अपने साथ ले जाने के लिए हर हद पार करेगा। उसे सिर्फ वह लड़की ही रोक सकती है। कैसे समझाऊं तुम्हें सम्राट? कर लो उस लड़की से शादी, उस लड़की की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सम्राट अपने कमरे में आकर गुस्से में बैठ गया। सम्राट को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी सक्षम उसके सामने आया, जबकि सक्षम के चेहरे पर एक मुस्कान थी। सक्षम ने कहा, अंडस्को क्या हुआ? सम्राट तुम्हें शादी नहीं करनी तो मत करो, इस हवेली से भाग जाओ, वैसे भाग कर जाओगे भी कहाँ, आना तो तुम्हें यही है। इस पर सम्राट ने कहा, अंडस्को सक्षम तुम बच्चे हो, बच्चे रहो, मेरे मामलों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। सक्षम मुस्कुरा कर वहां से चला गया। सक्षम जा रहा था और युवराज कमरे में आ रहा था। सक्षम ने मुस्कुराकर युवराज को देखा और युवराज के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। युवराज का दिमाग दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। घर में लड़ाई होती थी तो सक्षम को अच्छा लगता था, घर में पूजा होती थी तो सक्षम का मुंह बन जाता था। ये कैसा अजीब सा था सक्षम। युवराज खुद से ही कहता था, क्या मैं कभी सक्षम की गुत्थी सुलझा पाऊंगा? क्या मैं कभी सक्षम को जान पाऊंगा? आखिर यह ऐसा बच्चा क्यों है? युवराज को देखकर सम्राट ने कहा, अंडस्को युवराज अब तुम भी शुरू मत हो जाना, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता। इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को क्यों, क्या प्रॉब्लम है? उस लड़की में कितनी तो खूबसूरत है। अरे तेरी जगह दादाजी मुझे कहते, मैं तो झट मंगनी पर ब्याह कर लेता, और तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। इस पर सम्राट ने मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को तो रुका क्यों है, जाकर दादाजी से बात कर ले और उनकी इज्जत बचा ले, क्योंकि उनकी इज्जत बचाने के चक्कर में मैं अपनी इज्जत का फालूदा नहीं कर सकता। युवराज ने कहा, अंडस्को देख सम्राट दादाजी की इज्जत की बात तो है ही, तू भी जानता है पूरे गांव में दादाजी की बहुत इज्जत है। अगर यह शादी नहीं होगी तो उनकी इज्जत पर दाग तो लगेगा ही, और अगर उन्होंने तेरी शादी उस लड़की से तय की है तो कुछ सोचकर ही की होगी। यार युवराज दिमाग तो खराब कर मत, तू भी जानता है कि मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अरे पढ़ी लिखी तो छोड़ो, उसने तो कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। तुझे क्या मैं सूर्यवंशम का अमिताभ बच्चन लगता हूँ जो उसे IAS ऑफिसर बनाऊंगा?
सम्राट इरिटेट होकर बोला। युवराज ने फिर कहा, अंडस्को, तेरी मर्जी है, जो तुझे सही लगे कर ले, लेकिन एक बार दादा दादी की इज्जत के बारे में जरूर सोच। आखिर उन्होंने तुझे पाल पोसकर बड़ा किया है, तुझे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनाया है, उन्हें इतना हक तो मिलना ही चाहिए कि वो तेरी शादी का डिसीजन ले सकें। युवराज अपनी बात बोलकर वहां से चला गया। सम्राट का दिमाग पहले ही खराब था, युवराज की बात सुनकर उसका दिमाग और खराब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वह सच में उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन सब उसे बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे थे। देखते ही देखते रात हो गई। सम्राट गुस्से में डिनर करने नीचे भी नहीं आया। सम्राट ने खाना नहीं खाया, इसीलिए दादा दादी ने भी कुछ नहीं खाया। दोनों के गले से एक निवाला नहीं उतरा। दादा दादी दोनों ही सोफे पर बैठे कुछ सोच रहे थे और तभी सक्षम उनके पास से गुजरता हुआ बाहर जाने लगा। दादाजी ने पीछे से सक्षम को रोकते हुए कहा, अंडस्को, सक्षम, बहुत रात हो गई, अब कहीं मत जाओ, तुम बाहर जाते हो मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सक्षम ने पलट कर देखा और मुस्कुरा कर कहा, अंडस्को, आप लोगों को कुछ नहीं खाना, लेकिन मुझे भूख लगी है, शिकार करने जा रहा हूँ। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। आधी रात हो गई, दादा दादी भी अपने कमरे में जाकर सो गए। सम्राट भी अपने कमरे में सो रहा था। तभी सम्राट के कानों में एक आवाज आई, सम्राट उठ जाओ। सम्राट करवट लेकर फिर सो गया। सम्राट के कानों में फिर से एक आवाज आई, सम्राट उठ जाओ। सम्राट को लगा कि सुबह हो गई और दादी उसे उठाने आई है। सम्राट ने कहा, अंडस्को, दादी थोड़ी देर और सोने दो ना, वैसे भी कल आपने और दादाजी ने मुझे पका दिया। लेकिन वह आवाज फिर से सम्राट के कानों में पड़ी, सम्राट उठ जाओ। अब सम्राट इरिटेट हो गया और वह छत से उठ गया। उसने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं था। खिड़कियां हवा के झोंके से हिल रही थी, बाहर जानवरों के बोलने की आवाज आ रही थी। सम्राट ने अपने कमरे की लाइट जलाई, फिर खिड़कियां बंद की। सम्राट वापस से अपने बेड पर आया। सम्राट ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसने देखा पानी का जग खाली है। सम्राट ने जग उठाया और पानी लेने के लिए किचन में चला गया। सम्राट सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तभी उसने चूड़ियों की आवाज सुनी। सम्राट ने मन ही मन कहा, अंडस्को, दादी को भी चैन नहीं है, अभी तक नहीं सोई। सम्राट सीधा किचन में गया और उसने फ्रिज खोलकर अपने लिए पानी लिया। सम्राट ने जैसे ही फ्रिज बंद किया, उसके दिल में अजीब सी धक हुई, क्योंकि सामने एक बुढ़िया खड़ी थी। उस बुढ़िया की उम्र करीब 70 साल की होगी। सम्राट ने एकदम से अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, दाई माँ, ऐसे कौन सामने आता है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। इस पर दाई माँ ने कहा, अंडस्को, लेकिन तुम तो कहते हो कि तुम किसी से नहीं डरते। सम्राट बोला, अंडस्को, हाँ, किसी से नहीं डरता हूँ, लेकिन अचानक सामने से आ जाओगी तो चौंक तो जाऊंगा ना। खैर बताए, आप इतनी रात को क्यों जाग रही हैं? सोई नहीं? आपकी तबीयत तो ठीक है, अगर खराब है तो बता दीजिए, मैं आपको दवाई दे दूंगा। इस पर दाई माँ ने कहा, अंडस्को, नहीं सम्राट, मेरी तबीयत ठीक है, अब मैं हमेशा ठीक ही रहती हूँ, अब मेरी तबीयत खराब नहीं होती। सम्राट बोला, अंडस्को, ये तो अच्छी बात है दाई माँ कि आप ठीक हो गई। चलिए मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। सम्राट दो ही कम चला था कि दाई माँ ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, सम्राट, मैं तुझसे मिलने आई थी और तुम जा रहे हो। सम्राट ने पलटकर दाई माँ को देखा और फिर बोला, अंडस्को, आपको मुझसे क्या काम है? दाई माँ बोली, अंडस्को, आज जब मालिक तुमसे शादी की बात कर रहे थे तो तुम बहुत गुस्सा हो गए, तुम्हें उस लड़की से शादी क्यों नहीं करनी? इस पर सम्राट ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को, दाई माँ, प्लीज अब आप शुरू मत हो जाना। हवेली में हर कोई मुझे उस लड़की से शादी करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं एक अनपढ़ लड़की से शादी नहीं करना चाहता। दाई माँ ने सोफे की तरह इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा चलो सम्राट, हम बैठकर बात करते हैं। सम्राट और दाई माँ सोफे पर बैठ गए। दाई माँ बोली, अंडस्को, सम्राट, तुम्हें याद है जब तुम पहली बार डॉक्टर बनकर हवेली आए थे तो तुमने क्या कहा था? क्या कहा था दाई माँ? सम्राट ने पूछा। तुम फोन पर बात कर रहे थे और तुमने कहा था कि अगर हर अमीर लड़का एक गरीब लड़की से शादी कर ले तो इस देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाए। दाई माँ ने जवाब दिया। सम्राट ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, दाई माँ, बात अमीर गरीब की नहीं, पढ़े लिखे होने की है। अगर हरिया काका की बेटी पढ़ी लिखी होती तो मैं शादी कर लेता, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है। आप समझ नहीं रही, मैं उसे अपने दोस्तों के साथ कैसे मिलवाऊंगा? कैसे कहूंगा अपने दोस्तों के सामने कि मैंने एक अनपढ़ लड़की से शादी कर ली? इस पर दाई माँ ने कहा, अंडस्को, सम्राट, मुझे ये बताओ, जरूरी क्या है, तुम्हारे दादा दादी की इज्जत या तुम्हारे दोस्त? अगर तुम उस लड़की से शादी कर लोगे तो उस लड़की की जिंदगी बन जाएगी। वह लड़की गांव से बाहर भी नहीं गई, तुमसे शादी कर लेगी तो दुनिया देख लेगी। वह लड़की सच में बहुत अच्छी है,
मुझ पर यकीन करो सम्राट, वह लड़की तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देगी। एक दिन तुम खुद कहोगे कि दाइमा, उस लड़की से अच्छी जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकते थी। पढ़ी लिखी लड़की से तो सब शादी करते हैं, तुम अनपढ़ लड़की से शादी करके मिसाल कायम करो। हर लड़का तुम्हारे जैसे सोचेगा तो बेचारी गरीब लड़कियां जो पढ़ नहीं पाती उनका क्या होगा। सम्राट, तुम ये समझ लो कि तुम उस लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी बना रहे हो, क्या तुम उस लड़की की जिंदगी नहीं बना सकते? सम्राट अब सोचने पर मजबूर हो गया। दाइमा जो कह रही थी वह बिल्कुल सच था। अगर हर लड़का पढ़ी लिखी लड़की से शादी करेगा तो बाकी लड़कियों का क्या होगा जो मजबूरी के चलते स्कूल नहीं जा पाती। सम्राट ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को दाइमा, आप मुझे फंसा रही है। आप जानबूझकर ऐसी बातें कर रही हैं जिसे मैं इनकार नहीं कर सकता। दाइमा बोली, अंडरस्को सम्राट, तुम सिर्फ उस लड़की की जिंदगी नहीं बनाओगे बल्कि अपने दादा दादी की इज्जत भी बचा लोगे। अगर तुम्हें सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो कुछ सोचकर ही बोल रहे हैं। तुम यह शादी कर लो। अगर तुम यह शादी निभा नहीं पाए तो उस लड़की को पैसे देकर तलाक ले लेना। उन पैसों से वह लड़की अपनी जिंदगी बना सकती है। सम्राट को दाइमा की बात समझ आ गई कि अगर यह शादी नहीं चली तो वह उस लड़की को पैसे देकर डिवोर्स ले लेगा। इससे उस लड़की की जिंदगी भी बन जाएगी और सम्राट भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। इस वक्त सम्राट ने प्रैक्टिकल होकर सोचा। सम्राट ने कहा, अंडरस्को ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं तो मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा, लेकिन अगर मैं उस लड़की को प्यार नहीं कर पाया तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा और आप सब मुझे डाइवोर्स देने से मना नहीं करोगे। दाइमा बोली, अंडरस्को सम्राट, तुम सिर्फ उस लड़की की जिंदगी नहीं बनाओगे बल्कि अपने दादा दादी की इज्जत भी बचा लोगे। अगर तुम्हें सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो कुछ सोचकर ही बोल रहे हैं। तुम यह शादी कर लो। अगर तुम यह शादी निभा नहीं पाए तो उस लड़की को पैसे देकर तलाक ले लेना। उन पैसों से वह लड़की अपनी जिंदगी बना सकती है। सम्राट को दाइमा की बात समझ आ गई कि अगर यह शादी नहीं चली तो वह उस लड़की को पैसे देकर डिवोर्स ले लेगा। इससे उस लड़की की जिंदगी भी बन जाएगी और सम्राट भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगा। इस वक्त सम्राट ने प्रैक्टिकल होकर सोचा। सम्राट ने कहा, अंडरस्को ठीक है, अगर आप सब चाहते हैं कि मैं उस लड़की से शादी कर लूं तो मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा, लेकिन अगर मैं उस लड़की को प्यार नहीं कर पाया तो मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा और आप सब मुझे डाइवोर्स देने से मना नहीं करोगे। अब आगे। इस पर दाइमा ने कहा, अंडरस्को हाँ सम्राट, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा, लेकिन सुबह उठकर मालिक और मालकिन से कह देना कि तुम शादी के लिए तैयार हो। अब जाकर सो जाओ। सम्राट ने कहा, अंडरस्को जी दाइमा, आप भी जाकर आराम कर लीजिए। दाइमा उठी और एक कमरे की तरफ चली गई। सम्राट भी अपने कमरे में आकर सो गया। सुबह डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ता कर रहे थे। दादा दादी बहुत उम्मीद भरी नजरों से सम्राट को देख रहे थे। दोनों ही सम्राट के मुंह से रिश्ते के लिए हाँ सुनना चाहते थे। सम्राट ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए कहा, अंडरस्को ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही दादाजी और दादी दोनों के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दादी ने मन ही मन कहा, अंडरस्को कल तक तो मुंह फुलाकर घूम रहा था, एक ही रात में क्या हुआ भगवान ही जाने, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। इस पर दादाजी ने खुश होते हुए कहा, अंडरस्को तो ठीक है, हम कल ही सगाई की रस्म रख लेते हैं। ये सुनते ही सम्राट के हाथ रुक गए और उन्होंने हैरानी से दादाजी को देखकर कहा, अंडरस्को दादाजी कल ही सगाई? दादी ने सम्राट के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्को हाँ, और क्या तेरे पास वैसे भी टाइम कहाँ होता है, कल सगाई कर लेंगे, उसके 2 दिन बाद शादी। सम्राट ने कहा, अंडरस्को दादी मैं शादी के लिए मान गया, इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी शादी इतनी जल्दी कर देंगे, कम से कम 1 साल बाद करने की सोचिए। इस पर दादाजी ने कहा, अंडरस्को अगर 1 साल के अंदर मुझे हार्ट अटैक आ गया तो तू क्या करेगा? क्या तू नहीं चाहता कि मैं मरने से पहले तेरी शादी देख लूं? सम्राट चेयर से खड़ा हो गया और अपने हाथ फैलाकर बोला, अंडरस्को सब कुछ तो परफेक्ट प्लान किया हुआ है, फिर मुझसे ही क्या पूछ रहे हो? हर बात पर आप लोग मुझे मेंटली टॉर्चर करने लगते हो। मुझे तो समझ नहीं आता दादाजी, आपको मरने की इतनी जल्दी क्यों है? और दादी आप भी दादाजी की हाँ में हाँ मिलाती हैं। जब सब कुछ सोचकर बैठे हो तो मेरे कहने से क्या होगा? दादी ने एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को सम्राट जब तुम शादी के लिए मान गए हो तो खुशी खुशी यह शादी करो, ऐसे मुंह बनाकर नहीं, वरना तुम्हारी दादी को अच्छा नहीं लगेगा। इस पर सम्राट ने छोटी आंखें करके दादी को देखकर कहा, अंडरस्को मैं माना नहीं हूँ, आप लोगों ने मुझे मनाया है। पहले कह देता हूँ दादी, अगर मैं उस लड़की के साथ नहीं निभा पाया तो उसे डाइवोर्स दे दूंगा। इस पर दादाजी ने कहा, अंडरस्को हाँ ठीक है, लेकिन तलाक के बारे में भी बाद में सोचना, अभी शादी तो करो। फाइनली सब मिलकर नाश्ता कर रहे थे। वही सक्षम उन सबको नाश्ता करते हुए देख रहा था।
इस वक्त सक्षम को बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना कि अगर इस वक्त सक्षम के सामने कोई चला जाता तो वह उसका खून कर देता। सक्षम ने गुस्से में खुद से कहा, अंडरस्को, ये शादी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। सम्राट और युवराज दोनों ही सम्राट के कमरे में बैठे हुए थे। युवराज ने सम्राट को छेड़ते हुए कहा, अंडरस्को, सम्राट साहब, अस्पताल में मेल डाल दो कि कम से कम तुम 15 दिन हॉस्पिटल नहीं आओगे। इस पर सम्राट ने कहा, अंडरस्को, 15 दिन में यहाँ क्या करूँगा? कल सगाई है और उसके 2 दिन बाद शादी, 5वें दिन में दिल्ली के लिए निकल जाऊंगा। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्को, अरे तेरी नई शादी होगी, कम से कम उस लड़की के साथ, सॉरी मतलब मेरी होने वाली भाभी के साथ वक्त तो बिताएगा ना। देख, मैं उससे शादी घर बसाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने कुछ सोचा है। अगर तू दादा दादी को नहीं कहेगा तो मैं तुझे अपना प्लान बता दूंगा, सम्राट बोला। युवराज बेड पर पसरता हुआ बोला, अंडरस्को, हाँ बता, क्या प्लान बनाया है तूने? इस पर सम्राट ने कहा, अंडरस्को, मैं सच में एक अनपढ़ लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। मैंने सोचा है मैं उससे शादी कर लूंगा, वह यहाँ रह लेगी और मैं दिल्ली चला जाऊंगा। कुछ सालों में परेशान होकर वह लड़की खुद ही हवेली छोड़कर चली जाएगी, और अगर नहीं जाएगी तो मैं उसे पैसे देकर डिवोर्स ले लूंगा। युवराज ने ताली बजाते हुए कहा, अंडरस्को, वाह, क्या सॉलिड प्लान बनाया है, मतलब तू एक लड़की की जिंदगी खराब कर देगा। इस पर सम्राट ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, मैं उस लड़की की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, दादा दादी करना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो साफ साफ मना कर रहा हूं, लेकिन सब मिलकर मुझे ही मना रहे हैं। युवराज कुछ बोलता उससे पहले सक्षम सम्राट के कमरे में आया। सम्राट ने जब सक्षम को देखा तो उसका मुंह बन गया। सम्राट ने सक्षम को देखकर कहा, अंडरस्को, सक्षम, बड़े बात कर रहे हैं, बाहर जाओ। इस पर सक्षम बोला, अंडरस्को, सम्राट तुम फिक्र मत करो, वह लड़की अपने आप ही तुम्हारी जिंदगी से चली जाएगी। अगली बार जब वह मरने जाए तो उसे बचाना मत। सक्षम की बात सुनकर सम्राट को तो गुस्सा आ रहा था, जबकि युवराज फिर से हैरान हो गया। युवराज के लिए सक्षम पहेली बनता जा रहा था। सम्राट ने सक्षम का हाथ पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले जाने के लिए जैसे ही खींचा, सक्षम सम्राट से हिला भी नहीं। सम्राट ने बहुत जान लगाई ताकि सक्षम को कमरे से बाहर निकाल दे, लेकिन सक्षम तो जैसे का तैसे ही खड़ा था। अब तो सम्राट भी हैरान हो गया कि एक 5 साल का लड़का, उसमें इतनी ताकत क्यों? सम्राट से सक्षम हिल भी नहीं रहा। सम्राट ने सक्षम की तरफ देखकर हैरानी से कहा, अंडरस्को, सक्षम, आजकल क्या खाते हो? तुम तो मुझसे हिल भी नहीं रहे। सक्षम ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, तुमसे तो क्या, सक्षम किसी से भी नहीं हिलेगा। फिर उसने सम्राट का हाथ झटका और कमरे से चला गया। सम्राट ने हैरानी से युवराज को देखा, जो पहले से ही हैरान होकर सम्राट को देख रहा था। सम्राट ने कहा, अंडरस्को, युवराज, इसका कुछ कर, ये तो दिन पर दिन पागल होता जा रहा है। इसकी बातें सुनी तूने, और इसे देख, इतने से बच्चे को मैं खींच नहीं पाया। युवराज ने भी हैरान होते हुए कहा, अंडरस्को, यार, मुझे लड़का गड़बड़ लगता है। तुझे पक्का यकीन है कि यह तेरा ही छोटा भाई है? इस पर सम्राट ने कहा, अंडरस्को, हाँ, मेरे चाचा चाची का ही बेटा है। मेरे चाचू को कई साल तक बच्चे नहीं हुए। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शादी के 20 साल बाद सक्षम हुआ था, वो भी काफी इलाज करने के बाद। युवराज का दिमाग खनकाहा और उसने पूछा, इलाज कहाँ कराया था चाचा चाची ने? इस पर सम्राट ने कहा, अंडरस्को, यही गांव के बाहर एक अस्पताल है, काफी पुराना हॉस्पिटल है, लेकिन अब तो ठीक ठाक बन गया। इस अस्पताल में चाची ने कई साल तक इलाज कराया, तब जाकर सक्षम हुआ। युवराज को एक कड़ी मिल गई। युवराज ने मन ही मन डिसाइड किया कि वो उसे अस्पताल में जाकर सक्षम की छानबीन करेगा। अगली सुबह, आज सम्राट और उस लड़की की सगाई थी। सम्राट अपने कमरे में तैयार हो रहा था। युवराज भी वही था। दादाजी ने थोड़े बहुत मेहमान ही बुलाए थे। सम्राट नहाकर बाहर आया तो अपने कपड़े ढूंढने लगा। युवराज ने भी उसके कपड़े ढूंढने में हेल्प की, लेकिन सम्राट को उसके कपड़े मिले ही नहीं। सम्राट बोला, अंडरस्को, यार, यही तो रखे थे, व्हाइट कलर की शेरवानी थी। इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्को, हाँ, मैंने भी देखा था, यही रखी थी। दोनों ने शेरवानी बहुत ढूंढी, लेकिन दोनों को ही शेरवानी नहीं मिली। युवराज ने कहा, अंडरस्को, यार, हो सकता है किसी नौकर ने इधर उधर रख दी हो, तू एक काम कर, सूट पहन ले। सम्राट ने हंसकर कहा, अंडरस्को, हाँ, सोच रहा हूँ अपना डॉक्टर वाला कोट पहन लूं। इस पर युवराज और सम्राट दोनों ही हंसने लगे। सम्राट ने सूट पहना और नीचे आ गया। नीचे वह लड़की नजर झुकाए सोफे पर बैठी थी। उस लड़की ने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। वह लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप तो उसने ना के बराबर किया हुआ था। सम्राट की नज़र उस लड़की पर ही ठहर गई। सम्राट को अब तक उस लड़की का नाम भी नहीं पता था।
सम्राट सीढ़ियों से उतरता हुआ उस लड़की को ही देख रहा था। सम्राट कुछ देर के लिए भूल गया कि हाल में और भी मेहमान हैं। सम्राट ने मन ही मन कहा, अंडस्को सही कहा था, दाइमा ने खूबसूरती में तो यह अप्सरा को भी फेल कर दे, शक्ल से मासूम भी बहुत लग रही है। सम्राट की नज़र तो उस लड़की पर ही टिकी थी, जबकि उस लड़की ने एक बार भी नज़र उठाकर सम्राट को नहीं देखा। दादी ने सम्राट को देखा तो उसकी नज़र उतारने हुए बोली, अंडस्को मेरा बेटा तो आज बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन तूने वो शेरवानी क्यों नहीं पहनी? इस पर युवराज ने कहा, अंडस्को दादी शेरवानी मिली ही नहीं। दादी ने शेरवानी वाली बात को इग्नोर करते हुए कहा, अंडस्को अच्छा कोई बात नहीं, आजा सम्राट बैठ जा। दादी ने सम्राट का हाथ पकड़ा और उस लड़की के पास बैठा दिया। सम्राट की नज़र बार बार उस लड़की पर ही जा रही थी। उस लड़की ने अभी तक सम्राट को आंख उठाकर नहीं देखा। दादी ने अंगूठी सम्राट को देते हुए कहा, अंडस्को ये लो सम्राट, इसे पहना दो। सम्राट ने अंगूठी ले ली और फिर से उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की ने अब भी सम्राट को नज़र उठाकर नहीं देखा। सम्राट ने मन ही मन कहा, अंडस्को अजीब लड़की है, यह क्या मुझे देखना नहीं चाहती? यह क्या अपने होने वाले पति को देखेगी नहीं? थोड़ी देर बाद सम्राट ने खुद से ही कहा, अंडस्को मुझे क्या, वैसे भी मुझे कौन सा सारी जिंदगी इसे अपने साथ रखना है, कुछ दिनों की बात है, फिर मैं दिल्ली चला जाऊंगा। सम्राट ने उस लड़की का हाथ पकड़ा जो नाजुक सा कोमल हाथ था। उस मुलायम से हाथ को पकड़कर एक सेकंड के लिए सम्राट को बहुत अच्छा लगा और अगले ही पल सम्राट ने अपनी फीलिंग को मारते हुए उस लड़की को रिंग पहना दी। हेमलता ने भी एक अंगूठी अपनी बेटी को देते हुए कहा, अंडस्को बिटिया ये लो, छोटे मालिक को पहना दो। उस लड़की ने कांपते हाथों से वह रिंग ले ली और फिर सम्राट के एक हाथ को अपने कैप्टे हाथों में पकड़ा। कॉफी घबराते हुए इस लड़की ने वो रिंग सम्राट की उंगली में पहना दी। वह लड़की इतना घबरा रही थी कि उसकी आंखों से आंसू भी टपकने लगे, लेकिन उसने अब भी सम्राट को नहीं देखा। दादाजी और दादी सगाई की रस्म करने के बाद खुश हो गए। दादाजी ने हरिया को देखकर कहा, अंडस्को हरिया आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई, अब ये यही रहेगी, शादी हवेली में ही होगी, तुम और हेमलता भी यही रुक जाओ। हरिया और हेमलता ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को जी मालिक, जैसा आप कहें हम यहीं रुक जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगे, लेकिन हरिया और हेमलता दोनों ही वहां नहीं थे और न ही उनकी बेटी, वो तीनों अब भी सोफे पर ही बैठे थे। तभी महापुरोहित जी हवेली में आए। उन्होंने सबको खाना खाते हुए देखा और हरिया हेमलता को सोफे पर बैठे हुए। महापुरोहित जी की भौहें तन गई। उन्हें इस वक्त रणधीर सिंह राणा और उनकी पत्नी रत्नावती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महापुरोहित जी ने गुस्से में कहा, अंडस्को रणधीर सिंह राणा, हरिया और हेमलता इस घर के मेहमान हैं, मेहमान ही नहीं समझी है, और आप दोनों ने इन दोनों को खाने के लिए भी नहीं पूछा। अब आगे। महापुरोहित जी इस वक्त बहुत गुस्से में थे। उन्हें रणधीर सिंह राणा और रत्नावती पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह आज भी इस सोच के साथ जी रहे थे। महापुरोहित की बात सुनकर रणधीर सिंह राणा खड़ा होकर उनके पास आकर हाथ जोड़कर बोला, अंडस्को मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? इस पर महापुरोहित जी ने गुस्सा करते हुए कहा, अंडस्को मुझे सीधा सीधा एक सवाल का जवाब दो, तुमने हरिया और हेमलता को अपने साथ बैठकर खाना क्यों नहीं खिलाया? रणधीर सिंह राणा के पास इस बात का जवाब नहीं था। बात सच थी, हरिया एक मामूली कुम्हार था, रणधीर सिंह राणा उसे अपने पास बिठाकर खाना कैसे खिला सकता था? रणधीर सिंह राणा कुछ नहीं बोला और उसकी चुप्पी का मतलब महापुरोहित जी समझ गए। महापुरोहित जी ने थोड़ा ऊंची आवाज में लगभग डांटने के तेवर में कहा, अंडस्को तुम्हारी इसी सोच की वजह से तुम इस मुसीबत में हो। रत्नावती जी आगे आए और हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को महापुरोहित जी मेहमानों के सामने पिछली बातें मत कीजिए। इस पर महापुरोहित जी गुस्से में एक कमरे की तरफ चले गए और पीछे पीछे रणधीर सिंह राणा और रत्नावती भी चले गए। उस कमरे में जाकर महापुरोहित जी ने बहुत गुस्से में कहा, अंडस्को तुम्हारी इसी सोच की वजह से तुम उस श्राप में जी रहे हो। तुम भूल गए रणधीर सिंह राणा, तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा आज सम्राट भुगत रहा है, और सिर्फ सम्राट नहीं बल्कि तुम्हारा पूरा परिवार। महापुरोहित जी का गुस्सा देखकर रणधीर सिंह राणा और रत्नावती दोनों ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दोनों ही बेबस से महापुरोहित जी को देख रहे थे। इस पर महापुरोहित जी को और गुस्सा आ गया और रणधीर सिंह राणा की तरफ देखकर बोला, अंडस्को मेरे सामने ये नाटक करने की जरूरत नहीं। रणधीर सिंह राणा, अब तुम्हारे पोते पर आई तो तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट तुम्हारी ही करनी भुगत रहा है। तुम भूल गए तुम इस वक्त जितने नर्म बनकर दिखा रहे हो, उससे कहीं ज्यादा अत्याचारी थे तुम। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने हरिया और हेमलता को एक बार भी अपने साथ खाना नहीं खिलाया, जबकि तुम अच्छे से जानते हो उसी की बेटी तुम्हारे सम्राट को मौत के मुंह से निकाल कर लाएगी।
रत्नावती ने महापुरोहित जी के गुस्से को शांत करते हुए कहा, महापुरोहित जी, हमसे गलती हो गई और हम दोनों ही आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। मैं हेमलता और हरिया दोनों को पूरी इज्जत दूंगी, उसकी बेटी को भी सर आंखों पर बैठाकर रखूंगी। रखना पड़ेगा रत्नावती, रखना पड़ेगा। अगर तुमने उसकी बेटी को नहीं अपनाया तो समस्या ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, एकमात्र वह लड़की ही है जो सम्राट को बचा सकती है, वरना कोई नहीं, कोई भी सम्राट को बचा नहीं पाएगा। इसलिए उस लड़की को पलकों पर बैठाना सीखो, उसके घर वालों की इज्जत करना सीखो। ऐसे मौके पैदा करो जिससे सम्राट उस लड़की की तरफ झुकता चला जाए। रणधीर सिंह राणा ने हाथ जोड़कर महापुरोहित जी से कहा, मैंने जो काम कर दिए मैं उन्हें ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आपके सामने वचन देता हूँ आगे से कोई गलती नहीं करूंगा। हरिया और हेमलता को पूरी इज्जत दूंगा। रत्नावती और रणधीर सिंह राणा ने बड़ी मुश्किल से महापुरोहित जी को शांत किया। रत्नावती और रणधीर जी दोनों ही उस कमरे से बाहर आए। रणधीर सिंह राणा के चेहरे पर पश्चाताप और रत्नावती की आंखों में आंसू थे। दोनों ही हरिया और हेमलता के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हम दोनों को माफ कर दो। महापुरोहित जी सही कह रहे हैं, तुम दोनों अब हमारे समधी हो गए हो, हमें तुम दोनों को इज्जत करनी चाहिए। हरिया और हेमलता दोनों ही हाथ जोड़कर खड़े थे। वह बोले, मालिक ऐसी बात मत कीजिए, कहाँ हम छोटी जाति के और कहाँ आप। इस पर सम्राट, जो कि अभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था, बोला, हरिया काका कौन सी दुनिया में जी रहे हो, आजकल ऊंच नीच कुछ नहीं होता, आ जाए खाना खा लीजिए। गलती दादा दादी की नहीं मेरी भी है, मुझे आपको खाने के लिए पूछना चाहिए था, आ जाए। हरिया, हेमलता की हिम्मत तो नहीं थी, फिर भी महापुरोहित जी ने उन्हें इशारों में जाने के लिए कहा और दोनों ही डाइनिंग टेबल पर आ गए। लेकिन वह लड़की सोफे पर ही बैठी रही। वह लड़की चुपचाप शांत नजर झुकाकर बैठी थी और सम्राट की आंखें उस लड़की पर ही टिकी हुई थी। सम्राट जितना अपनी नजरों को उससे हटाता, उसकी नजरें उतनी ही उस लड़की पर जाकर रुक जाती। सम्राट की नजरों ने तो सीधा सीधा सम्राट से बगावत कर दी थी। सम्राट की हरकत को देखकर युवराज ने कान में धीरे से कहा, अरे माँ बाप को तो खाना खिला दिया, उस लड़की से भी पूछ ले, खाना तो वह भी खाएगी। इस पर सम्राट ने भी धीरे से युवराज के कान में कहा, वह लड़की तो आंख उठाकर भी नहीं देख रही, खाना कैसे खाएगी। अबे खाना तो मुंह से खाना है ना, जा उसे भी लेकर आ। सम्राट और युवराज दोनों ही फुसर फुसर कर रहे थे। तभी रत्नावती ने सम्राट को देखकर कहा, सम्राट जाओ उस लड़की को भी बुला लो, वह भी हम सब के साथ बैठकर खाना खा लेगी। इस पर युवराज ने कहा, दादी सबके साथ बैठकर खाना खाना जरूरी है, सम्राट और लड़की अकेले में भी तो खाना खा सकते हैं। रत्नावती ने महापुरोहित जी की तरफ देखा। महापुरोहित जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। रत्नावती बोली, हाँ क्यों नहीं युवराज, तुम सम्राट को लेकर अपने कमरे में चले जाओ, मैं उसे भेजती हूँ, तुम दोनों साथ में खाना खा लेना। सम्राट जाना नहीं चाहता था, लेकिन युवराज उसे खींचता हुआ कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही सम्राट ने कहा, युवराज ऐसे उटपटांग काम क्यों कर रहा है। मैं शादी के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। मैं नहीं चाहता उस लड़की के दिल में मेरे लिए कोई उम्मीद जाग जाए और बाद में उसे पछतावे के अलावा कुछ हासिल ना हो। इस पर युवराज ने कहा, सम्राट, मैं सुबह से तुझे नोटिस कर रहा हूँ, तेरी आंखें बार बार उस लड़की की तरफ जा रही है, वैसे तूने बताया नहीं भाभी का नाम क्या है। इस पर सम्राट ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अरे नाम तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी दादा दादी से पूछा नहीं, अब आएगी तो उसी से पूछ लेंगे। दोनों बात ही कर रहे थे कि वह लड़की कमरे में दाखिल हुई। उस लड़की को देखकर युवराज जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। वह लड़की जैसे ही कमरे में आए, सम्राट की नज़र फिर से उस लड़की की खूबसूरती पर टिक गई। इसमें दो राय नहीं थी कि वो लड़की सच में अप्सरा से कम नहीं थी। सम्राट ने न जाने कितनी ही लड़कियों को देखा था, लेकिन ये लड़की पहली थी जिसे वो इतना निहार रहा था। उस लड़की के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उम्र भी ज्यादा नहीं थी। थोड़ी देर निहारने के बाद सम्राट अपने ख्यालों से बाहर आया और लड़की को देखकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की तो घबराहट के मारे कुछ बोल ही नहीं रही थी। सम्राट ने उसे कंफर्ट करते हुए फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़की अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए बोली, जी सृष्टि। जैसे ही सम्राट के कानों में सृष्टि शब्द पड़ा, सम्राट के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सम्राट ने कहा, नाम तो बहुत प्यारा है, आ जाओ बैठ जाओ, अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, शादी के बाद भी तो तुम्हें इसी कमरे में रहना है। सृष्टि बैठी नहीं, अभी चुपचाप नजर झुकाए खड़ी थी। सम्राट उसकी घबराहट समझ रहा था।
सम्राट ने अब सृष्टि से कुछ नहीं पूछा। वह समझ रहा था कि सृष्टि इस वक्त बहुत ज्यादा ही घबरा रही है। तभी एक नौकर सम्राट और सृष्टि के लिए खाना लेकर आया। सम्राट ने उससे खाने की प्लेट ले ली और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, मैंने तो लगभग खाना खा ही लिया, तुम खा लो। सृष्टि कुछ नहीं बोली, जहां खड़ी थी चुपचाप वहीं खड़ी रही। सम्राट ने सृष्टि की बाजू को पकड़ा और उसे सोफे पर लेकर आया। फिर उसे बैठा कर बोला, मैं जा रहा हूं, तुम अच्छे से खाना खा लो और इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। सम्राट पलट कर जाने लगा तो सृष्टि ने हिम्मत करते हुए पूछा, डॉक्टर जी, आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? अपने लिए डॉक्टर जी सुनकर सम्राट के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सम्राट ने आज तक अपने लिए डॉक्टर जी नहीं सुना था, इसीलिए उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर वो पलटा और उसने सृष्टि की तरफ देखा। सृष्टि अभी नजर झुकाए बैठी थी। सम्राट बोला, क्यों मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता? सृष्टि की आंख से एक आंसू बह गया। सृष्टि ने अब भी सम्राट की तरफ नहीं देखा और वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, डॉक्टर जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आपके लायक नहीं हूँ। मैं और मेरे बाबा बहुत गरीब हैं, हम बस मिट्टी के घड़े बनाकर बेचते हैं। मैं कभी आपकी बराबरी नहीं कर पाऊंगी, फिर आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? सम्राट इस वक्त सृष्टि को सब कुछ बताना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो यह शादी कुछ दिनों के लिए ही कर रहा है, लेकिन जब उसने सृष्टि की आंखों में आंसू देखे तो उसका दिल पिघल गया। उसने इस वक्त सृष्टि को कुछ नहीं बताया। सम्राट ने सृष्टि को समझाते हुए कहा, सृष्टि, इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम खाना खा लो। सम्राट कमरे से निकल गया। सृष्टि की आंखों से आंसू और ज्यादा बहने लगे। सम्राट अपने कमरे से निकलकर सीधा युवराज के पास गया। युवराज ने सम्राट को देखकर कहा, अबे तू तो 5 मिनट में ही आ गया, कम से कम भाभी के साथ खाना तो खा लेता। सम्राट का मूड बहुत खराब था। सम्राट बोला, युवराज, वह लड़की बहुत इनोसेंट है, उसका नाम सृष्टि है। जब से इस हवेली में आए हैं तब से उसकी आंखें नम है। तुझे पता है सम्राट, उसने मुझे सीधा सीधा सवाल किया कि मैं उससे शादी क्यों कर रहा हूँ, और मैं चाहकर भी उसे सच नहीं बता पाया। इस पर युवराज ने सम्राट को चिढ़ाते हुए कहा, मतलब भाभी के हुस्न का जादू तुझ पर चल रहा है। सम्राट हल्के गुस्से में बोला, युवराज, तू समझ नहीं रहा, मैं सच में किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता और इस लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं। जो बात मैं दादी से बोल रहा था वह ये बात समझती है और इसलिए उसने मुझे साफ साफ पूछ लिया कि मैं उससे शादी क्यों कर रहा हूँ। युवराज और सम्राट आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज आई। सम्राट और युवराज दोनों ही भागते हुए नीचे गए। नीचे का नजारा देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। घर में सब गार्डन में मौजूद थे। गार्डन में एक जगह आग लगी हुई थी। उस आग में वह सारा सामान जल रहा था जो सामान रत्नावती ने शगुन के तौर पर सृष्टि को दिया था, और उसी आग में सम्राट की शेरवानी भी जल रही थी, जिसे देखकर सम्राट और युवराज दोनों की आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे जैसे शेरवानी जल रही थी वैसे वैसे महापुरोहित के चेहरे पर टेंशन के भाव आ रहे थे। रत्नावती रोते हुए महापुरोहित के पास गई और बोली, ये सब क्या है? क्या मेरे बच्चे की शादी शांति से नहीं होगी महापुरोहित? इस पर महापुरोहित जी ने कहा, रत्नावती, तुम्हारे पोते की शादी को वो शांति से नहीं होने देगा। भला क्यों होने देगा तुम्हारे पोते की शादी, जब उसे पता है कि सम्राट की शादी होते ही उसकी शक्तियां कम हो जाएगी।